अनुगच्छतु प्रवाह। क्या कार्य करेंगे, ऐसा क्या स्मार्ट वर्क करेंगे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है। मैं भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से हूँ जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से सिलेक्शन से रह गई थी। फाइनल इंटरव्यू देने के बाद जैसे हम एग्ज़ाम से पहले टेस्ट देते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बेटर स्कोर नहीं कर पाते, नंबर कम ज़्यादा होते रहते हैं। तो उस टाइम ऐसा होता है कि कॉन्फिडेंस एकदम लो हो जाता है कि स्कोर अच्छा नहीं हुआ है। तो आपकी पर्सनालिटी वन डे में डेवलप नहीं हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी को देख के ये लगना चाहिए कि दिस पर्सन इज गुड इनफ टू बी एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर, और वही चीज जो है वो जज की जाती है इंटरव्यू पैनल द्वारा। Someday I would like to take a very detailed lecture on UPSC preparation. नमस्कार बच्चों, हमारे यहाँ उपस्थित सभी एक्सपर्ट्स, त्रिवेदी जी, नवका, हमारे सारे टीचर्स, हमारे रेडियो 9 से आए हमारे प्रतिभागी मीडिया कर्मी, सभी लोग जो आज इस सेशन में उपस्थित हैं। इससे पहले भी मैंने यहाँ पर 2 सेशन लिए हुए हैं। एक सेशन जो था बच्चों के साथ बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी से पहले जो उनके साथ एक सेशन लिया था मैंने, आप में से किसी ने भी उस सेशन को सुना है? वो सेशन का वीडियो YouTube पे अवेलेबल है, उसको आप ज़रूर सुनिएगा। आज का जो सेशन है वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के संबंध में है, परंतु वो जो सेशन था वो भी परीक्षा की तैयारी के संबंध में जो बेसिक्स है उनके बारे में ही था। तो मैं चाहती हूँ कि आप उस वीडियो को भी एक बार देखें, आपको बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें उस वीडियो से भी एक बार आपको सीखने को, जानने को मिलेगी। यहाँ कितने बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और इसी साल अपेयर होंगे किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में? कितने बच्चे हाथ खड़े करके बताएं? लगभग सभी। कुछ बच्चों ने हाथ खड़े नहीं किए, या तो फिर वो अगले साल तैयारी करने जा रहे हैं या फिर इस साल तैयारी करके अगले साल अटेम्प्ट देंगे, या लगभग सभी इसी साल तैयारी करने जा रहे हैं और इसी साल जो आपके जुलाई में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा आएंगी, कुछ उससे पहले कुछ उसके बाद उसमें अटेम्प्ट देंगे। लगभग सभी बच्चे इसी साल अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो आपके पास समय बहुत ही कम है। कितना समय है आपके पास बताओ? लगभग 2 महीने मान के चले। हो सकता है अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग तिथि हो आपकी, लेकिन इन 2 महीनों में आप ऐसा क्या करोगे कि आपकी पूरी साल की प्रिपरेशन एक तरीके से कंसोलिडेट हो जाए? उस संबंध में मैं चाहूंगी मैं आपको बताऊं और हमारे एक्सपर्ट्स आपको बताओ। आप सभी लोगों ने लगभग, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा कुछ एक समय मांगती है, लगभग 1 साल की प्रिपरेशन हर बच्चा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठता है वो 1 साल उसकी तैयारी जरूर करता है। तो मोटे मोटे तौर पे 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, हो सकता है किसी बच्चे ने पहले भी अटेम्प्ट्स दिए हो, प्री मेंस पास किया, उसके बाद रह गए हो, ऐसे भी बच्चे होंगे। लेकिन ज्यादातर बच्चे मिनिमम 1 ईयर ऑफ प्रिपरेशन के साथ यहाँ पर आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे 6-7 महीने जिन्होंने प्रिपेयर किया होगा और अब उनके पास 2 महीने बाकी हैं। जब भी हम प्रतियोगी परीक्षा देते हैं तो हमें सबसे पहले ये डर लगा रहता है कि कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे जो 3-4 साल से पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना? हमेशा ये डर रहता है। स्पेशली जो RS, IAS इन सब एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, कभी कभी नीट, IIT, इन सब एग्जाम्स में भी आपके बहुत सारे पुराने कैंडिडेट्स भी होते हैं जो आपको ये प्रतीत होता है कि आपसे ज्यादा शायद नॉलेज रखते होंगे, और संभव भी है क्योंकि वो ज्यादा लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं। तो आप ऐसा क्या करोगे, ऐसा क्या स्मार्ट वर्क करेंगे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाए, इसीलिए आज का ये सेशन रखा गया है। सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, क्या आप सभी लोग जिस भी एग्जाम को देने जा रहे हैं, आप कंप्लीटली अपने अंदर कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी तैयारी पूरी हो गई है? कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है एंड आई एम गोइंग टू फेस द एग्जाम? एक भी नहीं, एक भी नहीं। 2-4 तो हाथ उठने चाहिए थे। 2 महीने में बच्चा जो भी तैयारी है आपकी, उसी को आपको कंसोलिडेट करना है जो आपने पिछले 1 साल में तैयारी की है। क्योंकि अब ये समय नहीं है कि आप नई नई चीजें करो। अभी तक आपने जो तैयारी की
उसी का अब मेजरली रिवीजन होगा। पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको आप गो थ्रू करोगे, पिछले साल के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस उसमें से देखोगे कि आप कितना कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हो। तुक्का नहीं मारते हैं कभी भी एग्जाम्स में। मैं तो हमेशा ये मान के चलती थी कि मैं तुक्का मार रही हूँ तो मेरा तुक्का हमेशा गलत होगा। तुक्का, प्योर तुक्का कभी भी नहीं मानना चाहिए। एग्जाम में 4 ऑप्शंस है, उसमें से आप 2 सिग्निफिकेंटली बता सकते हैं कि ये गलत है, बाकी 2 में से आपको ये लग रहा है ये ज्यादा सही लग रहा है, तो जरूर आप एक जिसे कहते हैं एक कैलकुलेटेड रिस्क वो ले सकते हैं। लेकिन कंप्लीट तुक्का कि हमें बिल्कुल भी ये सवाल नहीं आता और फिर भी हमने सी मार्क कर दिया इन द होप कि हमारा कुछ हो जाएगा, हो सकता है कि ये पॉजिटिव हो जाए। आजकल ज्यादातर एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है, तो कंप्लीट तुक्का तो बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, है ना। तो हर एग्जाम की तैयारी से पहले ये जरूर ध्यान रखें, हार्ड वर्क सभी लोग करते हैं। मेजॉरिटी लोग जो हैं मेहनत उतनी ही करते हैं, कोई 7 घंटे पढ़ता है, कोई 8 घंटे पढ़ता है, कोई 9 घंटे पढ़ता है, कोई उससे थोड़ा ज्यादा पढ़ता है। पर जो ये बोल रहा है कि मैं 15-16 घंटे पढ़ता हूँ, वो गलत बोल रहा है। मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए जीवन में और बहुत सारे कैंडिडेट्स के संपर्क में भी रही हूँ, और बहुत सारे कैंडिडेट्स ये क्लेम करते हैं कि हम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ते हैं। संभव नहीं है। हर व्यक्ति दिन में 8, 9, 10 घंटे इससे ज्यादा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि आपकी दिनचर्या के और भी बहुत सारे काम होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। वो 8-9 घंटे एक डेडिकेटेड और स्मार्ट स्टडी हो, और उतना अगर आप आने वाले 2-3 महीने में कर पाए तो वो बहुत होगा आपके लिए, और आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठोगे कि हाँ आज मैं एग्जाम दे रहा हूँ तो मैं कॉन्फिडेंटली दे रहा हूँ। इमोशंस, एक बहुत बड़ी लाइन किसी ने कही थी कि जीवन में सफल होने के लिए IQ, इंटेलिजेंस की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती जितना EQ की जरूरत होती है। EQ इज इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि IQ तो मेजॉरिटी लोगों का एक जो बेल शेप कर्व होता है उसके बीच में ही आता है। मेजॉरिटी लोग एक एवरेज IQ लेके पैदा होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत हाई IQ में जाते हैं, या बहुत कम लोग होते हैं जिनका IQ लोअर देन द नॉर्मल होता है। मेजॉरिटी लोग जो है नॉर्मल EQ में पैदा होते हैं, मेजॉरिटी लोग नॉर्मल मेहनत करते हैं, मेजॉरिटी लोग जो है उतना ही आत्मबल रखते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूसरों से आगे बढ़ जाते हैं। वो क्यों होता है? क्योंकि उनका EQ सबसे ज्यादा हाई होता है कंपेयर टू द अदर पॉपुलेशन। अब EQ का मतलब क्या है? चाइनीज बैम्बू की कहानी किसने सुनी है आप बताइए मुझे? किसी ने चाइनीज बैम्बू की कहानी सुनी है? सुनिए चाइनीज बैम्बू की कहानी। हम खेती किसानी के परिवार से जितने भी लोग आते हैं वो समझ जाएंगे। चाइनीज बैम्बू एक चाइनीज किसान की कहानी है। यस प्लीज। मैंने सुनी मैडम। हाँ मैंने सुनी है। आपने सुनी है? बताइए क्या कहानी है। वो कहानी 5 बरस तक उसको किसान होता है, वो बेम्बू होता है, वो 5 बीज डालता है और इंतजार करता रहता है। तो 5 बरस तक इतना समय हो जाता है, पानी डालता है, इंतजार करता है। बाकी लोग कहते हैं तो बेवकूफ है क्या, इतनी साल हो गए अभी तक तेरी फसल नहीं निकली। और वो 5 साल जैसे ही होते हैं और इतनी फास्ट ग्रोथ करते हैं, बहुत ज्यादा। इस टाइप की कहानी है तो हमें इंतजार करना चाहिए उसमें ऐसा। वेरी गुड वेरी गुड। ये बहुत अच्छी कहानी है और एक हर स्टूडेंट को ये कहानी सुनाई जाती है। चाइनीज बैम्बू एक बीज होता है जिसे आप 5 साल तक अगर पानी डालते हो, फर्टिलाइजर डालते हो, तब तक वो स्प्राउट नहीं करता है। तो जो भी किसान होते हैं वो गेहूं चावल कुछ भी उगाए, उसको रोज उसमें पानी डालते हैं, उसमें खाद डालते हैं, सब कुछ करते हैं और हर साल उन्हें खेती दिखाई देती है अपनी। लेकिन चाइनीज बैम्बू एक ऐसा पेड़ होता है जिसकी खेती हर साल दिखाई नहीं देती, लेकिन जब वो 5 साल के बाद उगता है तो इतनी तेजी से उगता है कि हर दिन 2 फीट की आप ऊंचाई लेता है। वो हर दिन 24 घंटे में आपके आंखों के सामने उगता हुआ दिखता है। यही आप लोग हो, स्टूडेंट लाइफ भी यही होती है। आप अगर अपने जीवन के 4-5 साल, सिर्फ 4-5 साल, पढ़ाई भले ही आपकी शुरुआत से हो रही हो, लेकिन जीवन के ये जो मेजर पोर्शन है ना, 10th के बाद की पढ़ाई और उसके बाद 4-5 साल अगर आप अपने जीवन के लगाओगे और अच्छी मेहनत करोगे तो शुरुआत में तो ऐसा लगेगा कि हमारा मतलब जीवन बाकी चीजों में हमारे दोस्त तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमें कुछ करने को नहीं मिल रहा है, कुछ भी आपको विजिबल नहीं दिखेगा। लेकिन 5 साल बाद आपको रियलाइज होगा, आपके पिताजी को रियलाइज होगा, आपकी माताजी को रियलाइज हो गया कि ये जो हमने पानी डाला, ये जो हमने खाद डाला, इसकी एकदम से इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई। तो आप लोग भी अपने जीवन पे, ये आपका बहुत क्रूशियल फेज चल रहा है, अभी ये समय आप दीजिए, वो 5 साल आप अपने जीवन को दीजिए
डेडिकेटेडली अपने जो गोल है उस पे काम कीजिए। और अगर 5 साल तक आपको संयम बनाए रखेंगे, आपके दोस्त लोग क्या एंजॉय कर रहे हैं वो सब नहीं देखना है आपको सिर्फ अपने गोल पे फोकस करना है। वो 5 साल अगर आपने अपने जीवन के दे दिए तो आप इतनी तेजी से, जैसे बिल्कुल कहते हैं ना, शूट करेंगे बिल्कुल। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अच्छे से मेहनत करें। अभी दूसरा, डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? आप में से कोई बच्चा बताएगा? किसी ने सुना है ये टर्म? एनीबडी, एनी एक्सपर्ट्स? डिलेड ग्रेटिफिकेशन क्या होता है? नहीं, खुशी नहीं, पोस्टपोन करना अपनी खुशी को। यस, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। डिलेड ग्रेटिफिकेशन, जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, एक साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंट किया गया। जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, उनके साथ 15-20 बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया और उन्हें ये बोला गया कि आप सभी लोगों को अभी एक चॉकलेट दी जाएगी, या तो आप अभी एक चॉकलेट खा लो, और अगर आप एक दिन का इंतजार करोगे तो कल आपको 2 चॉकलेट मिलेंगी। कुछ बच्चे थे जो उन्होंने बोला नहीं, हमसे इंतजार नहीं होता, हम तो आज ही चॉकलेट खाएंगे, दे दो अभी जो है। कुछ बच्चे जो हैं वो बोले कि नहीं 2 चॉकलेट मिल रही तो इंतजार क्यों नहीं करें, एक ही दिन का तो इंतजार है, कर लेते। एक दिन इंतजार किया, अगले दिन 2 चॉकलेट खाई। उन्हीं बच्चों का 20-25 साल बाद वापस से देखा गया कि वो अपने जीवन में कहाँ पहुंचे। ये साइकोलॉजी की रिसर्च है, मैं कुछ भी जो भी बोल रही हूँ वो एक्चुअली कोटेड है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने मन से कहानी बनाई। 20-25 साल बाद उन्हीं बच्चों को देखा गया, तो जो बच्चे एक दिन बाद 2 चॉकलेट ले रहे थे वो बच्चे अपने जीवन में ज्यादा सफल हुए। क्यों हुए ज्यादा सफल? क्योंकि उनके अंदर वो संयम था। We will wait for one more day। जब हमें कल 2 चॉकलेट मिल सकती है तो आज एक दिन का वेट क्यों ना करें? आप लोगों को भी वो संयम रखना है, आप लोगों को भी वो वेट करना है। अगर आप लोग ये सोचेंगे कि नहीं, हमारे दोस्त अभी अच्छा टाइम चल रहा है, अभी तो टाइम है जब हम एंजॉय करेंगे, अगर आप लोग भी ये सोचेंगे तो अभी की जो एंजॉयमेंट है वो अभी यही रह जाएगी, आप इससे आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जब आप संयम रखेंगे, मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी अपने जीवन में बनना है उसके लिए मैं मेहनत करूंगा, अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखूंगा। एक बात मैंने कही, IQ से ज्यादा जरूरी EQ होता है। इमोशंस को कंट्रोल में रखने का मतलब क्या है? इमोशंस क्या होता है? इमोशंस होता है आप लोगों के घोड़े पे जैसे जो व्यक्ति सवार होता है, अगर घोड़ा बहुत तेज भागने लग जाए तो व्यक्ति खुद गिर जाएगा, लेकिन अगर वो घुड़सवार जो है वो संयमित तरीके से उस घोड़े पे चलाए तो उससे आपको स्पीड मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये जितने भी इमोशंस है आपके, उनको कंट्रोल में रखना, स्ट्रेस को कंट्रोल में रखना, पेशेंस रखना, मेहनत करना। मेहनत में भी मेहनत सभी लोग करते हैं, जो आदमी किसानी खेती करता है वो भी मेहनत करना है। मेहनत के बहुत सारे मायने होते हैं, हर व्यक्ति अपने जीवन में अपने हिसाब से मेहनत करता है, लेकिन आप स्मार्ट वर्क क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं कि मेरी पर्सनालिटी कैसी है कि नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें सुबह पढ़ना अच्छा लगता है, जिनकी स्पीड, जिनका दिमाग, जिनकी हर चीज सुबह ज्यादा चलती है। कुछ लोग होते हैं जो लेट नाइट आवर्स में पढ़ना प्रेफर करते हैं। आप ये जानिए आपके लिए क्या वर्क करता है। कुछ लोग होते हैं जो ग्रुप में पढ़ना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हर छोटी चीज के डिटेल नोट्स बनाना प्रेफर करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज्यादा पढ़ना, हर एक न्यू चीज पढ़ना ज्यादा अच्छा मानते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कुछ कोचिंग पेपर्स के ही पढ़ना और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना ज्यादा अच्छा मानते हैं। हर एक की अपनी एक टेक्निक होती है। आपके लिए व्हाट सूट्स यू बेस्ट, ये आप लोगों को जानना है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी दिनचर्या ऐसी होती है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ब्रेक टाइम में ये करना है। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरा अच्छा ग्रुप है। ग्रुप अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप सिर्फ एक बंद कमरे में रह के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं कर सकते। कुछ बच्चे हैं जो कोचिंग नहीं लेते हैं, वो भी बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है। यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, क्वेश्चन पेपर्स अवेलेबल है, पुराने कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज अवेलेबल हैं, आंसर शीट्स अवेलेबल है। गुड, हर चीज आपको यूट्यूब पे और बाकी साइट्स पे मिल जाती है। लेकिन उन सोशल मीडिया साइट्स का पॉजिटिव उपयोग करना भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो इंटरनेट खोलेंगे
तो सीधा इंस्टाग्राम पे, सीधा फेसबुक पे और दूसरों को फॉलो करना। फॉलो करने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप उनसे सिर्फ अच्छी चीजें सीखें। जरूरी नहीं है आप हर कैंडिडेट को आपका टॉपर कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है उन चीजों को सीखने की जरूरत नहीं। ओनली लर्न पॉजिटिव थिंग्स। और मेरा तो ये मानना है आप लोग यूट्यूब वगैरह में जो एजुकेशनल वीडियोस है वो जरूर देखें। बाकी चीजों से फेसबुक, इंस्टा, रील्स, इन सब से टोटली डीएक्टिवेट कर देना चाहिए व्हाइल योर एग्जाम इज गोइंग ऑन, इवन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ योर एग्जाम, जो कि मैंने भी किया था और जो कि ज्यादातर कैंडिडेट्स करते हैं। क्योंकि ये चीजें ऐसी है जो बहुत समय आपका खाती है। जैसे आप 2 मिनट रील देखोगे तो आपका दिल करेगा कि 2 घंटे देखें, 2 घंटे देखोगे तो दिल करेगा कि 4 घंटे देखें। पढ़ाई का भी ऐसा ही है, जब पढ़ाई करने बैठोगे तब थोड़ी तकलीफ आएगी, 5-10 मिनट आपको ऐसा लगेगा कि बोरियत महसूस होगी, लेकिन एक बार वो फ्लो हो जाता है तो आप फिर 2 घंटे तक बैठ जाओगे। यही वाली चीज है। तो आप अपना इंटरेस्ट, वैसे तो आपने ये डिसीजन कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने का ये अपने लेवल पे लिया है, तो आई एम होपिंग कि आपका इंटरेस्ट और आपका एप्टीट्यूड दोनों उस पर्टिकुलर फील्ड में होगा। लेकिन कई बार कैसा होता है हमारा मूड नहीं भी बनता है, लेकिन आपने भी ये रियलाइज किया होगा, एक बार आप पढ़ने बैठते हो 5-10 मिनट एक एंगेजमेंट होता है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें, उसके बाद अपने आप दिमाग का वो फ्लो बन जाता है। तो वो फ्लो बनाने के लिए जरूरी है कि हम कोई भी डिस्टर्बेंस बीच में ना आने दें। जो हमारा ब्रेक पीरियड भी है उसमें हम वही एक्टिविटी करें जो एक्चुअली हमारे माइंड को रिलैक्स करे। ब्रेक पीरियड में हम कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे हमारा माइंड रिलैक्स ना हो, जैसे कि रील्स देखना। रील्स और ये सारी चीजें देखने से हमारी नींद भी डिस्टर्ब होती है। आप लोगों को पता है, आप लोग साइंस के स्टूडेंट्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग, स्क्रीन से हमारा जो मेलेटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम होता है और उसकी वजह से हमारी नींद डिस्टर्ब होती है। नींद टाइम पे आ भी जाती है तो भी डीप स्लीप में जाने में दिक्कत आती है और उसकी वजह से आपकी नेक्स्ट डे जो परफॉर्मेंस है या एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है वो प्रभावित होती है। इसलिए रील्स देखना, बाकी सोशल मीडिया साइट्स के साथ एंगेज करना, वो सारी एक्टिविटीज नहीं करनी चाहिए। माइंड जो सच में रिलैक्स कर सके एक्टिविटीज वही करनी चाहिए। जैसे मेडिटेशन इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, आपकी एकाग्रता को वो बढ़ाती है। या म्यूजिक सुनना, स्लो म्यूजिक सुनना, लाइट म्यूजिक सुनना, जिससे आपका सच में बॉडी भी रिलैक्स हो और माइंड भी रिलैक्स हो ड्यूरिंग दोस 15-20 मिनट्स जब आप ब्रेक पीरियड ले रहे हैं। ये सारी चीजों का ध्यान आप लोगों को ड्यूरिंग दीज 2 मंथ्स बहुत अच्छे से देना है। पूरा अपना कोर्स रिवाइज करना है। ज्यादातर एग्जाम्स का सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि आप लोगों के लिए मुश्किल होता है एक चीज रिवाइज करना। तो पहले वो रिवाइज करें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये तो अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा, हर एग्जाम में 50% सिलेबस ऐसा होता है जिससे 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं। तो वो 50% सिलेबस कौन सा है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको कवर करें। पर मेरी ये स्ट्रैटेजी हमेशा रहती थी कि मैं छोड़ू कोई भी चीज ना, क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी बहुत हाई होता है। कई बार क्या होता है, हर एग्जाम का एक रिलायबिलिटी क्वेश्चन होता है। एग्जाम का मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करें। तो एग्जाम की टफनेस उस लेवल की रखी जाती है कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो तो बिल्कुल छट जाएं, जिसने पढ़ाई नहीं की वो बिल्कुल छट जाए, जिसने पढ़ाई की है उसमें से भी जो बेस्ट कैंडिडेट्स है उन्हें सेलेक्ट किया जाए। अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा तो सारे ही सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। अगर एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा तो 1-2 के अलावा कोई और सेलेक्ट ही नहीं होगा। तो एक मिडिल लेवल ऑफ टफनेस हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रखी जाती है और उसी हिसाब से हमारी भी प्रिपरेशन होनी चाहिए। यानी जैसा कि मैंने अभी बताया, 50% सिलेबस ऐसा होता है जिसमें फिर 70 to 80% क्वेश्चन आते हैं, उनको आप कीजिए। लेकिन बाकी के 50% को छोड़ना नहीं है, बाकी के 50% को भी कवर करना है, ताकि अगर पेपर का अनप्रिडिक्टेबिलिटी कुछ ज्यादा आ जाए, कहीं से कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाए तो आप उन्हें भी जवाब देने के लिए सक्षम रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा सिलेबस ही आपने आधा छोड़ दिया, लेकिन आपकी लेवल ऑफ तैयारी ऑफ दैट 50% पोर्शन
वो बहुत सुदृढ़, बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा जो प्रोपोर्शनेट लेवल है कि इतना परसेंटेज हमारा सिलेक्शन के चांसेस हैं, वो अपने आप बढ़ जाएगा। और क्योंकि मैंने तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए हैं, नीट दिया है, यूपीएससी दिया है, मैं ये कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ, चाहे कोई आपको कुछ भी बोले, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है, चाहे आपके पास रिसोर्सेज की भी कमी हो, आपके पास अगर एक कंप्यूटर है, आपके पास बुक्स है, आपके पास अपनी इच्छा शक्ति है, तो आप डेफिनेटली सेलेक्ट हो सकते हो। यूपीएससी में हो सकता है कि कुछ चीजें आपकी रैंकिंग को प्रभावित करें, हो सकता है कि किसी का लक बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, किसी को बहुत अच्छा इंटरव्यू बोर्ड मिल गया, किसी के इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स आ गए, किसी का कुछ हुआ, किसी का कुछ हो गया। लेकिन अगर आप मेहनत करोगे तो सिलेक्शन तो 100% पाओगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो मेहनत आप लोग जरूर कीजिए। ये 2 महीने तो रेस की तरह है। कई बार रेस में क्या होता है, रेस में आपने देखा ही होगा, कुछ लोग होते हैं जो शुरुआत में बहुत दौड़ लगाते हैं और वो एंड तक आगे थोड़ा सा थक जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं शुरुआत में भले ही उनकी धीमी स्पीड हो, लेकिन एंड में बिल्कुल जंप मार जाते हैं। तो आप लोग उनमें से बनो जो एंड में जंप मारते हैं। ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। और हम आपके एक्सपर्ट्स के जो भी क्वेश्चंस एक्सपर्ट वाइज आए हैं, मैं चाहूंगी सभी एक्सपर्ट्स उन सबका जवाब दें। थैंक यू। हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जिसके अंतर्गत अभ्यर्थी अपने सवाल पूछेंगे और एक्सपर्ट्स हमारे जवाब देंगे। सबसे पहले प्रश्न पूछने के लिए नंदलाल भट्ट, और इस प्रश्न का हमारे एक्सपर्ट जवाब देंगे बंटी गोगो जी। मेरा नाम नंदलाल मीणा है। मैं पढ़ाई परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सवाल यह है कि वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या क्या नवाचार किए गए? धन्यवाद नंदलाल जी। राजस्थान सरकार की 2 संस्थान RSSB और RPSC की तरफ से और RBSE की तरफ से भी एक बड़ा नवाचार जो किया गया है। आपने अभी तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न सोल्व किए थे, जिसमें 1, 2, 3, 4 या अ ब स ड या ABCD 4 ऑप्शन आया करते थे। उसकी जगह अब सरकार के द्वारा और विभिन्न एजेंसियों के द्वारा 5वां गोला लाया गया है, यानी कि 5वां ऑप्शन लाया गया। ये ऑप्शन कितना महत्वपूर्ण है, इसके लिए मैं आपको पिछले परिणाम से संदर्भित करूंगा। पशु परिचर भर्ती का जो रिजल्ट कुछ ही समय पहले आया है, इसमें 15,926 बालक जिन्होंने 5वां गोला नहीं भरा था, मतलब आप किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं तो आपको 5वां गोला भरना है। उसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, उसका ये मतलब है कि आप उस सवाल का उत्तर नहीं देना चाहते। तो सभी अभ्यर्थी इस पर विशेष फोकस करें कि आपके अगर 150 प्रश्न हैं और 10% से ज्यादा आपने 5वां गोला खाली छोड़ दिया है। पहले ऐसा होता था कि खाली छोड़ने पर कोई दिक्कत नहीं होती थी, पर अब आपको 5वां गोला भरना अनिवार्य है। एक नवाचार ये है, इस पर आप फोकस करें। दूसरा नवाचार आपकी जानकारी अपडेट करने के लिए है। अधीनस्थ बोर्ड की तरफ से अभी राजस्थान सरकार में सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए निःशुल्क फॉर्म भरने की सुविधा है। आप पहले फीस लगा करती थी, अब सरकार की तरफ से फीस नहीं लगती है। और इससे एक समस्या देखने को आई कि अधिकांश अभ्यर्थी फॉर्म तो भर देते हैं पर वो परीक्षा देने नहीं पहुंचते। आपकी अनुपस्थिति उच्च अधिकारियों और सरकार के द्वारा नुकसान पहुंचा रही थी। इसके लिए RSSB की तरफ से नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जिसमें अगर कोई आप एक वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में किन्हीं 2 परीक्षाओं में अगर अनुपस्थित रहते हो तो आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, ये अपने आप में नवाचार है, ये ब्लॉक कर दिया जाएगा। तो ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी। तीसरी बात ये है, परीक्षा से पूर्व आपका राजस्थान में अब बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू हुआ है। तो इसके लिए आप सबसे पहले 2 घंटे पूर्व आपकी परीक्षा सेंटर पर समय पर पहुंचे और 1 घंटे पूर्व उसका
गेट है जो बंद हो जाता है। तो ये विशेष है, इसमें काफी अभ्यर्थी राजस्थान में देखेंगे जो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट लेट होने की वजह से अपनी परीक्षाओं को आगे खींच लेते हैं या उससे वंचित कर दिए जाते हैं। तो आपको समय पे पहुंचना है। उसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी कि आपका फिंगरप्रिंट और जो फेस है वो मैच किया जाएगा। तो ये नवाचार रहेंगे, आप इन्हें अपने दिमाग में, दिलो दिमाग में इनको बिठा के रखिए। धन्यवाद। Just one mic. एक और माइक मंगा देंगे? नहीं, ये तो बच्चों कैंडिडेट्स। चलिए कोई यही वाला दे दीजिए, यही वाला दे दीजिए एक बार। ये जितने भी नवाचारों के बारे में बात की गई उसके बारे में मैं बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्योंकि हम लोग तो एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाना भी हम लोगों का ही काम होता है। डिफरेंट जिलों में जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होता है उनका मैनेजमेंट भी प्रशासन पुलिस अपने तरफ से करती है। ये 5वें ऑप्शन का ऑप्शन देना, 5वें गोले का, और जितने कैंडिडेट्स अपीयर नहीं कर रहे हैं उनको गंभीरता से लेना, ये सब पेपर लीक को, पेपर चीटिंग को प्रिवेंट करने के लिए किया गया है। क्योंकि पहले क्या था कि बहुत बार किसी ने एग्जाम के गोले छोड़ दिए और बाद में अगर किसी ने भर दिए तो वो पॉसिबिलिटी रहती थी कि किसी ने गलत भर दिए है, किसी ने किसी भी तरह एग्जामिनेशन के प्रोसेस को प्रभावित करने की कोशिश की। उस प्रोसेस को पूरी तरीके से एलिमिनेट, जड़ से खत्म करने के लिए ये चीजें की गई है। बायोमेट्रिक भी इसलिए की गई है, और अभ्यर्थियों को टाइम पे उपस्थित होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हर बार जब भी एग्जाम होता है, चाहे वो पटवारी हो, रीट हो, जितने भी एग्जाम्स पिछले दिनों में भी हमने ऑर्गेनाइज किए, हर बार कुछ कैंडिडेट होते हैं, 1-2 बार हमेशा मेरे पास आते हैं, लेट हो जाते हैं आने में। जो भी व्यक्ति लेट हो रहा है, और प्रतापगढ़ जैसे जिले में तो ऐसा कोई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है, उसके बावजूद अगर कैंडिडेट्स लेट हो रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि वो कैंडिडेट सीरियस नहीं हो सकता है ना। और जो एंड में आ रहा है उसकी संभावना ये होती है कि ही कुड पॉसिबली बी अ डमी कैंडिडेट। इसलिए ये सारी चीजें किसी भी तरह की चीटिंग, लीक, ये सब प्रिवेंट करने के लिए की जाती हैं। और आप लोग भी ये ध्यान रखें, आप लोग सभी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, टाइम पर उपस्थित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बायोमेट्रिक में भी समय लगता है हमेशा, हर चीज़ में। आप लोगों ने इतने एग्जाम्स दिए होंगे, बोर्ड एग्जाम्स भी दिए होंगे। जो व्यक्ति टाइम की अहमियत को नहीं समझता वो फिर जीवन में कुछ नहीं कर सकता। इसलिए टाइम पे उपस्थित होएं, और उस दिन तो स्पेशली, बाकी दिन तो ठीक है, बट उस दिन तो अगर आप टाइम से उपस्थित नहीं हुए तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। थैंक यू। अगले सवाल के लिए ज्योति कुमारी मीणा, और आपके सवाल का हमारे एक्सपर्ट ललित जी उत्तर दें। मेरा नाम ज्योति कुमारी मीणा, मैं जेएन की तैयारी कर रही हूँ। किसी भी, मेरा क्वेश्चन है कि किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी ऑफलाइन करें या ऑनलाइन? Honorable Collector Ma'am, Diet Principal Sir, the experts and the team of Radio 89.6 FM और dear students, जब किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी की बात आती है तो उसमें हमारे रिसोर्सेज को यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जो आपका प्रश्न है कि हमें एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ऑनलाइन करनी चाहिए या ऑफलाइन करनी चाहिए, ये डिपेंड करता है कि हमारे एरिया में हमारे पास किस तरह के रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है। लेकिन जब ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात आती है तो इट पॉइंट कम्स टू द कोचिंग क्लासेस, और कोचिंग क्लासेस की तरफ नंबर ऑफ मासेस ऑफ द स्टूडेंट्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे, लेकिन सक्सेस रेट आप देखेंगे तो उतनी ज़्यादा नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू एडवाइज ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप बुक्स रीड करें। जितनी ऑथेंटिक बुक आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए जो स्टैंडर्ड बुक्स है, प्रिस्क्राइब्ड बुक है, वो बुक्स जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दूसरी बात जब आपकी आती है कोचिंग की ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आपके सिलेबस में कई सारे ऐसे पार्ट होते हैं जो हम सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाते। तो जो सेक्शन हम सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर नहीं कर पाते उसके लिए आप अलग अलग रिसोर्सेज, जिसमें यूट्यूब एक बहुत बड़ा हेल्प है, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप जो भी ऑनलाइन या ऑफलाइन आपके एरिया में अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज अवेलेबल है आप उनका यूज़ कर सकते हैं। आई वुड लाइक टू pitch in। देखिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों कंबाइंड भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही करें या ऑफलाइन ही करें।
दोनों कंबाइन मेरे हिसाब से बेटर होती है। और मैंने शुरुआत में अपनी स्पीच में बोला था, पूरे जग को जानने से पहले अपने आप को खुद को जाने। कुछ बच्चे होते हैं जो किताब से पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ के ज़्यादा सीखते हैं, कुछ बच्चों का अलग तरीका होता है सीखने का, कुछ बच्चे करके सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग, हर एक की अपनी एक पर्सनालिटी होती है। व्हाट वर्क्स फॉर यू यू शुड नो, आपके लिए क्या काम करता है। दूसरा, ऑनलाइन लर्निंग के टाइम बहुत ज़्यादा ये ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि अच्छे सोर्सेज क्या है, क्योंकि बुक्स तो हमारे पास, हमारे टीचर्स, हमारे कोचिंग सेंटर सभी लोग बता देते हैं कि ये बुक्स बहुत अच्छी है और आप उन्हें पढ़ते हैं। पर ऑनलाइन इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, कई बार आप समय उस चीज़ में बर्बाद कर देते हैं। एक वीडियो चालू किया, उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगा, बीच में बंद कर दिया, यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। टाइम बर्बाद नहीं करना है। दूसरा, एक बार आप ऑनलाइन चले गए तो बहुत सारी अन्य चीज़ें भी डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, वो डिस्ट्रैक्शन से पूरी तरीके से आपको प्रिवेंट करना है। इसीलिए मैंने बोला सारे सोशल मीडिया चैनल से कंप्लीटली डीएक्टिवेट कर दीजिए। और कभी एक्टिवेट करने का दिल भी करे तो भी आपका आईडी पासवर्ड बहुत लंबा होना चाहिए, ताकि आपको जोर आए उसे वापस से हर बार टाइप करने में, हर बार लॉग इन करने में। कीप इट कंप्लीटली डीएक्टिवेटेड। थैंक यू। अपना अगला सवाल लेकर आ रहे हैं अभ्यर्थी आनंद मीणा, और आनंद मीणा के सवाल का उत्तर देंगे हमारे एक्सपर्ट राहुल शर्मा। मेरा नाम आनंद कुमार मीणा है, मैं ग्रेड 7 का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि विद्यालय परीक्षाओं का परिणाम प्रतियोगिता परीक्षाओं को किस प्रकार प्रभावित करता है। सम्मानित कलेक्टर महोदया, गाइड प्रिंसिपल सर और एक्सपर्ट टीम और उज्ज्वल भविष्य वाले बालक बालिकाओं, सर आनंद जी ने जो सवाल पूछा है उसका उत्तर मैं आपको दो तरीके से दूंगा। सर ने पूछा है कि विद्यालय जो अपने स्कूल 10, 12 के जो अंक हैं वो स्तर बाद में प्रतियोगी परीक्षा में किस तरह से अपने प्रतियोगी परीक्षार्थी को प्रभावित करते हैं। तो सर ऐसा है कि अगर किसी बच्चे को सिर्फ अपन उस अंक तालिका से नाप लेते हैं कि इसके 10th में इतने परसेंटेज थे, 12th में इतने परसेंटेज थे, फॉर एग्जाम्पल दो बच्चे हैं अपने पास, दो बच्चों की मार्कशीट अपने पास में है और उसको कोई जज कर रहा है कि अमुक बच्चे के पहले बच्चा बहुत टैलेंटेड है, इसके 10th में भी 90% है, 12th में भी 90% है, और दूसरा बच्चा जिसकी मार्कशीट देखने को तो देखने वाला बोल रहा है कि इसके तो 10th में सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन है, ये कुछ नहीं कर रहा। तो ये गलत नहीं है। जिसकी शुरुआत फर्स्ट में धनी हुई, ये जरूरी नहीं है कि वो उसकी शुरुआत, उसका अंत कैसे डिवाइड हो। यानी कि जो बच्चा फर्स्ट 10th और 12th में टॉप कर रहा है तो ये गारंटी नहीं है कि वो लास्ट में सक्सेस, हाँ होगा, उसमें टैलेंट से तो होगा। जिसके कम परसेंटेज बने हो सकता है वो समझ की परिस्थिति कुछ ऐसी नहीं, उस वजह से कम परसेंटेज बने, तो वो अंत अगर रेगुलर स्टडी करता है और फोकस बना लेता है कि मुझे करना ही, तो वो उसको अचीव करेगा ही करेगा, उसको 100% अचीव करेगा। मैं ये मानता हूँ कि अच्छा उसके जो टोटल बच्चा है उसके अंक अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो सक्सेस होगा, उसकी शुरू से ही पढ़ने की लग है, लेकिन कम अंक वाला बिल्कुल सक्सेस असफल होगा ऐसा कतई सत्य नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि इसी प्रतापगढ़ की एक बालिका एक निजी विद्यालय में 10वीं क्लास पढ़ रही थी, 9th पढ़ रही थी और उसके पूरा 89 में मैथमेटिक्स में, और सर ने कहा था कि ये इसको डबल पढ़ाओ। उसकी जीत थी कि मैं प्राइवेट पढ़ूंगी पर मैं डबल नहीं पढ़ूंगी। उसको काफी समझाया लेकिन वो नहीं मानी और वो डबल मतलब पूरा उसने मतलब प्राइवेट एडमिशन लिया उसने 10th क्लास में। और मेरे मित्र की बहन थी, उस समय में गणित का विद्यार्थी था, गणित पढ़ाता था। उन्होंने मुझे कहा कि इसको कैसे भी करके अपने को पास तो करवाना ही है। एक चैलेंजिंग हो गया घर वालों के लिए पास करवाना, क्योंकि प्राइवेट स्टूडेंट थी, उसके पास 97 अंक नहीं जाते थे। तो उस समय वो लड़की उसको दिन रात मेहनत करके उस समय पढ़ाई करी, उसके सेकंड डिवीजन बना। और बाद में एक ललक आई पढ़ने की कि मुझे पढ़ना ही है, पढ़ना ही पढ़ना ही। उसने कॉलेज किया और कॉलेज करने के बाद वो लड़की अभी IAS की तैयारी कर रही है और अपना बेस्ट से बेस्ट दे रही है। तो दूसरा मैं मेरा उदाहरण देता हूँ कि मैं अभी वरिष्ठ अध्यापक गणित से
और एक समय ऐसा भी था कि 12th क्लास में मैं गणित में फेल हो गया। तो कहने वालों ने ये भी कहा कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे अब मेरा परसेंटेज वगैरह देखकर, लेकिन एक नजर मैंने बनाने की मुझे गणित का टीचर बनना, तो मैंने वो करके लिखा है। तो वह मार्कशीट जो अंक तालिका उस समय आपके साथ क्या परिस्थिति बनी, हो सकता है कि कोई पारिवारिक कारण रहे हो या बच्चा उस समय ध्यान नहीं दिया हो, लेकिन कुछ ऐसे उसके ऊपर प्रेशर पड़े या उसको समझ आए मुझे कुछ करना चाहिए, तो उसने अपने आप को इम्प्रूव किया है और इम्प्रूव करने के बाद वो 100% सफलता प्राप्त कर। धन्यवाद। आप में से किसी बच्चे ने 12th फेल मूवी देखी है? 12th फेल कितनों ने देखी है? वो एक आईपीएस की असली कहानी है। जो व्यक्ति 12वीं में फेल हो गए थे, उन्होंने प्रयास किया और बाद में वो आईपीएस बने और लास्ट अटेम्प्ट में बने पर बने। जरूरी नहीं है कि हम स्कूल में फर्स्ट टॉपर, शुरुआत से टॉपर, अगर हम टॉपर नहीं गए तो हम नहीं कर सकते, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं। जब जाओ तभी सवेरा है, ओपन फील्ड है। आज भी आपने ठान ली, आज से मेहनत शुरू कर दी। मैं तो ये बोल रही हूँ 1 साल की प्रिपरेशन आपके साथ है, लेकिन आज भी आपने मेहनत शुरू कर दी। 2 महीने 3 महीने में भी आप ऊंची छलांग लगा सकते हो। जो बच्चे टॉपर गए हैं उनका भी एक बहुत अच्छा बैकग्राउंड रहा है, वो शुरुआत से मेहनत करते रहे, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी उनकी भी बनती है। लेकिन आप भी अगर स्मार्ट वर्क आज से ही करना चालू कर दोगे तो आप उनके बराबर खड़े हो जाओगे। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो टॉपर बच्चे होते हैं, जो जीवन में हर बार टॉप करते हैं, तो उन्हें टॉप करने की कहते हैं कि आदत सी पड़ जाती है। वो सेकंड रैंक पे आ जाते हैं तो उन्हें उतना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि मैं फर्स्ट से सेकंड कैसे आ गया, है ना? होता है, आप लोगों ने भी देखा होगा अपने जीवन में। बहुत बच्चे होते हैं जो बहुत ज्यादा, टैलेंट की कभी कोई सीमा नहीं होती। कोई भी बच्चा ये सोचे कि मैं शुरुआत से टॉप करता आ रहा हूँ तो हर जगह हर समय टॉप करूंगा, ऐसा भी नहीं है। और कोई भी बच्चा ये सोचे कि मैं शुरुआत में नहीं कर पाया तो अब भी क्या कर पाऊंगा, इस टॉपर से कैसे कम्पीट करूंगा, तो वो भी नहीं है। दोनों ही पॉसिबिलिटीज हैं। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ काली मीना और इनके सवाल का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट श्यामलाल जी को। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम काली मीना है। मैं तैयारी हार्डवेयर शिक्षक भर्ती की कर रही हूँ, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि मैं शिक्षक बनने के बाद आरएस एग्जाम की तैयारी करना चाहती हूँ, तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट और तैयारी किस प्रकार करनी चाहिए? आदरणीय जिलाधीश महोदया और समस्त अभ्यर्थी, बालिका का सवाल है कि मैं अभी तृतीय श्रेणी शिक्षक की तैयारी कर रही हूँ और उसके बाद मैं आरएस की तैयारी करना चाहती हूँ। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा में 2012 की टॉपर श्रीमती राधिका, जिन्होंने कि 2012 आरएस टॉप किया, वो भी एक शिक्षिका थी। और उसके बाद में 2013 जिसमें श्री प्रेमसुख डेलू जो आईपीएस बने हैं, वो भी एक शिक्षक रहे हैं, स्कूल व्याख्याता, और उसके बाद में वो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भी चयन हुआ और उसके बाद में वो आईपीएस बने। और आरएस में भी अंतिम चयन हुआ था उनका, किंतु आईपीएस बनने के बाद उन्होंने आरएस रिजाइन कर दिया। तो आप लोग प्रथम सीढ़ी, यानी कि आप प्रत्येक जो अभ्यर्थियाँ हैं तो या तो किसान परिवार से हैं या अपने घर पर जो है वो फर्स्ट पीढ़ी का लर्नर है, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति और भावनात्मक रूप से मजबूती के लिए अगर कैरियर विकल्प के रूप में शिक्षक चुनना चाहते हो तो यह आपके आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। शिक्षक बनने के बाद तैयारी करने के लिए आपके पास जो प्लस पॉइंट है उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला, शिक्षक ही एकमात्र ऐसा जॉब है जिसमें कि आपको मात्र 6 घंटे विद्यालय समय में देने होते हैं। उसके बाद में आप अपनी तैयारी बचे हुए समय में आसानी से कर सकते हो। बाकी सभी सेवा में आपको 8 घंटे की सेवा प्रतिदिन देनी होती है, जबकि शिक्षक बनने पर मात्र दिन में 6 घंटे। दूसरा, अभी वर्तमान में ग्रीष्मकालीन या ग्रीष्मकाल चल रहा है, तो इस समय आपको 7:30 बजे से लगाकर 1 बजे तक स्कूल में जाना होता है। उसके बाद में आप फ्री होते हो, तो 1 बजे के बाद में अगर आप तैयारी करो तो आपके पास पूरा हाफ डे बचता है और रात का समय भी मिलता है। ये भी आपके लिए तैयारी करने के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। और एक मात्र ऐसा विभाग है शिक्षा विभाग जिसमें 2 महीने का अवकाश होता है, जिसमें 40 दिन ग्रीष्मकालीन, 10 दिन के लगभग शीतकालीन, 10 दिन के लगभग दीपावली का
इन अवकाश का अगर आप सदुपयोग करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा अवसर मिल सकता है। 2013 वाली प्रतियोगिता परीक्षा में मैं भी शामिल हुआ था, किंतु हमें जानकारी का अभाव था। किंतु हमारे साथ एक वरिष्ठ अध्यापक श्री कृष्ण कुमार पांचाल जो कि जयपुर के थे, उन्होंने इन्हीं अवकाश का अच्छा उपयोग किया और कोचिंग वगैरह की, तो इन अवकाश की मदद से वो फर्स्ट चांस में ही सिलेक्ट हो गए और हम लोगों ने उनसे फिर शिक्षा के लिए देखो इन 40 दिन का भी बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। 3 चीज हो गई। चौथी चीज, शिक्षक ही एक ऐसा व्यवसाय है जो कि आपको पढ़ाई से कनेक्ट रख सकता है। बाकी अन्य विभाग में पढ़ाई के अलावा आप सब कुछ करते हो, किंतु पढ़ाई से दूर रहते हो। किंतु शिक्षा ही एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कि आप बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ में अपनी तैयारी भी कर सकते हो। मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं शिक्षक रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिंसिपल के पद पर ही रहा हूँ और वहीं पर मैंने समय का अच्छा प्रबंधन किया और आज राजस्थान तहसीलदार में चयनित होकर आपके सामने बैठा हूँ। हमारे सामने 2 एक्सपर्ट और भी हैं जो वरिष्ठ अध्यापक रहे हैं, उसके बाद उन्होंने शिक्षक रहते हुए तैयारी करी और आज एक हमारे सामने ललित जी शर्मा बैठे हैं, वो कॉलेज में सहायक आचार्य यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित हो चुके हैं। और साथ में बंटी गोगन पहले सेकेंडरी टीचर रहे, किंतु वहाँ से उन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी, स्कूल व्याख्याता इतिहास बने। और बंटी गोगन के बारे में एक बात मैं जो बताना चाहता हूँ कि पहले गणित के वरिष्ठ अध्यापक थे, किंतु इन्होंने आगे तैयारी इतिहास से करी और इतिहास की व्याख्याता बनी और उसके बावजूद भी रुके नहीं और आगे इन्होंने RS की तैयारी करी और अभी इंटरव्यू कॉल आया है तो ये इंटरव्यू देखे आएंगे और हम आशा करते हैं कि आगे ये RS बन के आपके सामने बैठे। तो मैंने अन्य मित्रों से भी बात करी जो हमारे साथ चयनित है उनसे, तो सबसे अच्छा तैयारी करने के लिए जो प्लेटफॉर्म है अगर कोई सेवा तो वो है शिक्षक, क्योंकि इसमें 4 चीजें जो मैंने बताई वो दूसरी सेवा में नहीं मिलेगी कि एक दिन में आपको 6 घंटे कार्य करना होता है। दूसरा, अभी आपको 1 बजे आपका विद्यालय में अवकाश हो जाता है दोपहर में, उसके बाद में आपके पास पूरा हाफ डे होता है जिसमें आप अपना अध्ययन जारी रख सकते हो। तीसरा, 2 महीने का अवकाश पूरे वर्ष में जो कि किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है और सबसे सुखी अध्यापक को इसलिए माना जाता है कि उनके पास अवकाश होता है। और तीसरी चीज, आप किसी भी रूप में अगर शिक्षण कार्य कर रहे हो तो आपको कूद के पढ़ने का भी बहुत ही अच्छा अवसर मिलता है, सीखने का अवसर मिलता है। क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग कुछ चीज समझ में नहीं आती उसको छोड़ देते हैं, पर जब हमारे सामने 40 बच्चे बैठे हुए हो और उनको पढ़ाना हो तो जो हमको नहीं भी समझ में आ रहा उसको समझना पड़ता है, 2 लोगों से पूछना पड़ता है क्योंकि आपको समझाना होता है। और 40 बच्चों में एक ने भी प्रश्न उठ के खड़ा पूछ लिया और हम जवाब नहीं दे पाए तो असहज स्थिति हो जाती है। इसलिए जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है और जब जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है तो लर्निंग लेवल भी बहुत ही ऊपर उठता है। तो आपके सामने मैंने इतने एग्जाम्पल बताए हैं कि 2012 के टॉपर श्रीमती राधी कुमारी जो RS टॉपर हैं, उसके बाद में श्री प्रेमसुख डेलू जो IPS हैं, उसके बाद में हम आपके सामने बैठे हुए शिक्षा विभाग से हैं। तो शिक्षा विभाग आपको आगे की तैयारी के लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। धन्यवाद। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ रीना डामोर को और रीना डामोर के प्रश्न का उत्तर कलेक्टर मैडम द्वारा प्रदान किया जाएगा। मेरा नाम रीना डामोर है। मैं आपको आदर्श मानती हूँ तथा मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं भी कलेक्टर बनना चाहती हूँ, इसके लिए आप मुझे मार्गदर्शन प्रदान करें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ, आप किस चीज से प्रभावित हो? मुझसे प्रभावित हो, पर मेरे से क्या रिलेटेड चीज है जिससे आप प्रभावित हो? मैम, आप हमको शिक्षा से रिलेटेड बहुत मोटिवेट करते हो और आप हर चीज में हमको शैक्षिक योग्यता के बारे में बताते हो, वो बात मुझे अच्छी लगी और आपका व्यवहार मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। ये सवाल पूछना इसलिए जरूरी था। बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। ये जो आपने मुझे जवाब दिया, मैं इस चीज से प्रभावित हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करते हो। मैं जिस पद पे बैठी हूँ मैं भाग्यशाली हूँ, मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं
जो बात बोलती हूँ वो बाकी लोग सुनते हैं और मैं अपने डिसीजन से दूसरों को प्रभावित करती हूँ, प्रभावित करने की इच्छा रखती हूँ और कर सकती हूँ। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। बहुत लोग सिर्फ उच्च पदों पे इसलिए बैठना चाहते हैं क्योंकि वो बाकी पेरिफेरल चीजें देखते हैं, सरकारी गाड़ी, लाल बत्ती, घर, नौकर चाकर, जो कि सच नहीं है, दूर से कुछ और दिखता है, अंदर कुछ और है। पर मैं ये बोल रही हूँ कि आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, उसके पीछे आपका मोटिवेशन क्या है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जो व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है उसके मन में ये होना चाहिए कि मुझे लोगों का ईमानदारी से इलाज करना है। जब वो असली और सही मोटिवेशन होगा तभी आप उसमें उतनी मेहनत डाल सकते हैं, तभी आप ईमानदारी से वो मेहनत कर सकते हैं जो डॉक्टर बनने के लिए जरूरी होती है। और मैं क्योंकि डॉक्टर भी हूँ इसलिए मैं आपको डॉक्टर का एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे ही सिविल सर्विसेज का सबसे पहले डिसीजन लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये देखें कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते हैं। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि दूर से ये दिखाई देता है कि उनका जीवन अच्छा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि माँ बाप कहते हैं, या सिर्फ इसलिए कि किसी और परिवार में दूसरे किसी दूर के जन को आपने देख लिया। मोटिवेशन आपका सही होना चाहिए। दूसरी बात, कलेक्टर बनने के लिए जो एग्जाम दिया जाता है, आप सभी लोगों को पता है यूपीएससी का एग्जाम है, क्लियर करना पड़ता है और उसके थ्री फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, जीएस ऑफ कोर्स है ही। पूरी तैयारी, सिलेबस इतना ज़्यादा एक्सटेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव, बहुत ही ज़्यादा मेहनत, लगन, पेशेंस, सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो ये तो एक ऐसी खाई, जिसे मैं कहती हूँ ना खाई है, कि अगर आपने ऊंची छलांग नहीं लगाई तो आप गिर जाओगे। यूपीएससी देना भी है ये डिसीजन किसी भी अभ्यर्थी को पूरे तन मन धन से लेना चाहिए, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन अपने आप को, जिसे कहते हैं ना सोना जब तपता है तभी उसमें से निकलता है, तो ये अपने आप को तपाने के बराबर होता है, क्योंकि इसकी प्रिपरेशन इतनी ज़्यादा टफ और इसका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है। बहुत सारे बच्चे आधी अधूरी प्रिपरेशन के साथ जाते हैं, पूरे तन मन धन से नहीं लगते हैं, तो 3-4 साल बर्बाद हो जाता है और 3-4 साल के बाद फिर ये लगता है कि, लेकिन जिस बच्चे ने ठान लिया कि मुझे करके दिखाना है, वो 100% करके दिखाता है। तो इसलिए आपने बहुत ही अच्छा, आपका मोटिवेशन है, आप तैयारी शुरू करें। मेरे हिसाब से सब्जेक्ट चूज करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान देना होता है। ये क्वेश्चन है जो मैं कुछ 1-2 मिनट में आंसर नहीं कर सकती, क्योंकि इट रिक्वायर्स एन एंटायर 1 सेशन। लेकिन कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट सिलेक्शन। एक ऑप्शनल अब जो यूपीएससी में आता है, उस ऑप्शनल को चूज करते समय ज़्यादातर बच्चे तो जो अपने कॉलेज में ही पढ़ा होता है वो चूज करते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो ये देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में मार्क्स ज़्यादा आने की संभावना है, उस हिसाब से चूज करते हैं। जीएस में आपके सारे ही टॉपिक्स होते हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, बाकी सारे टॉपिक्स जो आपके एनसीईआरटी बुक्स हैं, जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, इंटरनेशनल अफेयर्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सभी टॉपिक्स को कवर करना पड़ता है। तो प्रीलिम्स में 2 पेपर्स होते हैं, जिसमें सीसैट होता है और जीएस होता है, और ऐसे ही मेंस में आपको पता ही है, इंग्लिश, हिंदी, ऐसे योर ऑप्शनल सब्जेक्ट, योर जीएस पेपर्स, उसकी बहुत एक्सटेंसिव तैयारी करनी होती है। और उसके बाद होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपका पर्सनालिटी असेसमेंट होता है। जो व्यक्ति प्रीलिम्स और मेंस पास कर देता है उसका ये तो असेसमेंट हो जाता है कि इसको नॉलेज है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पर आपका पर्सनालिटी असेसमेंट जो इंटरव्यू बोर्ड करता है, जो कि मैंने कहा हर बच्चे में ये देखा जाता है, उसका बायोडेटा चेक किया जाता है, उससे ग्रिलिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये देखने के लिए कि वो आईएएस क्यों बनना चाहता है, उसमें डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है भी कि नहीं है, उसमें पेशेंस है भी कि नहीं है, ये सारी चीजें इंटरव्यू में चेक की जाती है। तो आप लोग अच्छी तैयारी करें यूपीएससी की। और यूपीएससी गोल नहीं होना चाहिए, गोल ये होना चाहिए कि आप अगर किसी पद पे बैठे हैं तो आप हाउ कैन यू गिव बैक टू सोसाइटी। जैसे आज अगर मैं ये सेशन ले लूँ, जैसा कि आप सभी ने बताया, हाउ कैन यू मोटिवेट अदर्स टू बी लाइक यू, वो गोल होना चाहिए।
उस हिसाब से आप तैयारी करें। बाकी ये क्वेश्चन बहुत ही एक्सटेंसिव क्वेश्चन है जो रिक्वायर्स अनदर सेपरेट सेशन कि आपको ये बताया जाए कि यूपीएससी की तैयारी कैसे करनी है, पर ये मेन चीज़ है जिस पर आपको फोकस करना है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ दीपक मीणा जी को और इनके प्रश्न का हमारे विशेषज्ञ राहुल शर्मा जी उत्तर देंगे। सबसे पहले जिला प्रशासन द्वारा आज आयोजित अभ्यर्थी की सवाल के जवाब मंच पे विराजित मैडम कलेक्टर साहिबा और विशेष की मेरा सवाल ये है कि हम प्रिपरेशन करके जाते हैं तब एग्जाम हो जाते हैं तब जब जो क्वेश्चन आ रहा है वो भी गलत हो जाता है, क्या रीजन हो सकता है? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है अमीरा जी। ये जो सर ने क्वेश्चन पूछा है ये किसी एक सिंगल स्टूडेंट्स की समस्या में नहीं मान सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि 90% स्टूडेंट्स जब पेपर देकर बाहर आते हैं, चाहे वो कमजोर विद्यार्थी हो चाहे वो टॉपर हो, फिर भी उसके मुंह से सुनने को मिलेगा कि अमुक क्वेश्चन मुझे आता था लेकिन मेरा यह गलत हो गया। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है कि आप जो प्रश्न है उसकी शैली नहीं समझ पाए। एग्जाम हॉल में आप गए हैं और उस 3 घंटे को आप कैसे व्यतीत कर रहे हो, कैसे निकाल रहे हो, उस 3 घंटे में आप दिमाग के ऊपर अपना कितना स्ट्रेस लेते हो, सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है। आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर और मार्कशीट आपके हाथ में आई है और एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, खैर अनुमानी गलती नहीं होगी लेकिन वैसी शुरुआत करता हूँ जहाँ से होती है 1% स्टूडेंट से भी होती है कि आपने रोल नंबर भरे, रोल नंबर भरने में आपसे थोड़ी सी चूक हो गई और आपके उस एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ आपने पढ़ा है कि हमने रोल नंबर गलत भर दिया, हमारे 5 नंबर रोल नंबर भरने से नेगेटिव हो गए। उसी समय आपने शुरुआत करी, उसी समय आपका दिमाग थोड़ा स्ट्रेस में जाता है। तो वहीं से शुरुआत करनी है कि आप सबसे पहले उसकी पूर्ति कर रहे हो, मेन रोल नंबर वो सही से कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की शैली आपको पढ़नी। अब मैं 2 उदाहरण देता हूँ। क्वेश्चन की शैली में मैं आपको विकल्प सारे देखने कि बच्चा तैयारी करके जाता है तो बिल्कुल एक्साइटेड हो जाता है कि मुझे अब क्वेश्चन आ रहा है, चारों विकल्प पे ध्यान ही नहीं देता है, उसको ऐसा लगता है कि विकल्प ए ही राइट है और विकल्प द पे जाता ही। एक छोटा सा आप सभी राजस्थान परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ, ये परीक्षा में आया हुआ प्रश्न भी। प्रश्न ये था कि कुमार बाल प्रबंध के अनुसार चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण हो। क्या समझना इसको? ऑप्शन ए पे था चित्रांगद और ऑप्शन द पे था चित्रांगद। ये गलती मेरे किसी खास मिलने वाले से हुई, उसने 4 ऑप्शन नहीं पढ़े और लगा दिया चित्रांगद, जबकि एक किताब है विनोद उसके अनुसार तो चित्रांगद राइट है लेकिन पर्टिकुलर नाम दे दिया, प्रश्न की शैली बदल दी कि कुमार बाल प्रबंध के अनुसार क्या है, तो ऑप्शन द वाला राइट था। तो स्टूडेंट अनुमान जो तैयारी करके जाते हैं वो 4 ऑप्शन ही पढ़ते। पहली गलती ये होती आप बाहर आके देखते मुझे आता था। दूसरी बात कि आपको पेपर हल करते समय आपको सब्जेक्ट का विशेष करके ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट आर्ट्स का है, जो गणित में जो कमजोर है, आर्ट्स का है गणित में कमजोर है, उसने सबसे पहले पेपर में गणित की शुरुआत कर दी तो गणित के क्वेश्चन मुझे अगर उसकी तैयारी अच्छी गणित है तो करनी चाहिए मानता हूँ, तो वहाँ ज़्यादा उसका समय व्यतीत हो जाता है, फिर समय कम बचता है। फिर वो टाइम देखते हैं कि यार मेरे पास 15 मिनट पड़े और क्वेश्चन 20 बचे 25 बचे, तो उस समय के चक्कर में वो जल्दबाजी करता है और जल्दबाजी करने में आपसे एक हाथ बोला तो ऊपर नीचे भराएगा ही भराएगा। तो समय प्रबंधन का आपको एग्जाम में विशेष करके ध्यान रखना है और एक बार पूरा प्रश्न पत्र पढ़ने के बाद जो क्वेश्चन आपको फैक्ट आ रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली कर ही लेने। दूसरी बात कि जो प्रश्न आपको बिल्कुल ही आ रहा है उनको एक बार तो आपको बोला देना कि इसको अपने को छेड़ना नहीं है, 4 विकल्प में 4 ही आ रहे या 3 ही आ रहे उसको एक बार आपको नहीं देखना है, 100% आ रहे आप सबसे कुछ स्कोर करो। उसके बाद जितना आपने पढ़ा वो तो हो गया, 2 वाले हल करो। उसके बाद आप जाते हो तीसरे और चौथे पे, वहां से हाँ आप कॉन्फिडेंट हो, आप मनन करो, आपको अपने आप से बात करनी है एग्जाम हॉल में, यस आई कैन डू, मैं ये कर सकता हूँ। आपने पेपर आपके चलो आपको लग गया कि मेरे घोड़े पढ़ते समय ये गलती हो गई, आपने स्ट्रेस ले लिया और आपने ये सोच लिया कि नहीं यार मैं तो फेल हो जाऊंगा इस पेपर में, मेरे से गलती हो गई,
100% आप अगला क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। हाँ, आपसे गलती हो गई, आपने दिमाग में गलती हो गई, पॉजिटिव नहीं, गलती हो गई तो मेरा वो क्वेश्चन गलत है, मैं अगला क्वेश्चन राइट करूंगा। अपने आप से बात करो, अपने आप की तरफ अट्रैक्शन करो, मैं ये एग्जाम में पास करूंगा, आई कैन डू इट, मैं इसको कर सकता हूँ। वहाँ आपकी गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। आप पेपर को पढ़ने की शैली, उसको समझने की शैली, ये ध्यान रखना है। पेपर आपसे गलती होगी हाँ और नहीं वाले क्वेश्चन में, यहाँ भी विद्यार्थी तैयारी करके जाता है लेकिन वो प्रश्न को नहीं पढ़ता। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं राजस्थान हिस्ट्री का एक प्रश्न लेता हूँ कि निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा ने नहीं लड़ा। आपने जल्दबाजी में पढ़ा नहीं शब्द देखा ही, ये नहीं वाले गलत होते। पहला ऑप्शन आया खातौड़ी का युद्ध, खानवा का युद्ध, बाड़ी भरपूर का युद्ध, और फिर आपका ऑप्शन है लास्ट वाला दिव्या का युद्ध। इसका उत्तर तो नहीं, मैंने दिव्या रहना चाहिए, लेकिन आपने वो नहीं पढ़ा, जल्दबाजी में पेपर आपने सही नहीं पढ़ा, तो आप सीधा राणा सांगा का युद्ध बोले लगाओ। तो आपको पेपर बड़े ध्यान से पढ़ना है और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, नर्वस होना ही नहीं। अंतिम समय तक जो लास्ट बेल बचे वो समय तक आपको कॉन्फिडेंट रहना है। हमारे अगले प्रश्नकर्ता हैं राधेश्याम जी और इस प्रश्न के उत्तरदाता हैं बंटी लोग। यस, आप यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि किसी प्रतियोगी परीक्षा को किस प्रकार से हम उत्तीर्ण करें। जैसे आप पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम रीट के लिए पूछा आपने? रीट मेंस परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपको सर्वप्रथम अपना पाठ्यक्रम निकालना चाहिए, जो पूर्व परीक्षा अभी तक जारी नहीं हुआ है। तो पूर्व परीक्षा जो हुआ है वो पाठ्यक्रम भी निकाल के लाएं और विषय विशेष पे जाएगा ये कि आपका विषय कौन सा रहा है। इस विषय पे आपका विषय कौन सा है, मैं उस पे बात बताऊंगा। आर्ट्स में आपका सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी विषय के लिए सबसे पहले रीट का जो पाठ्यक्रम है उसमें राजस्थान जीके का वेटेज है लगभग 120 नंबर का, और अन्य जो है आपको सबसे पहले पाठ्यक्रम देख के उससे संबंधित नोट्स को कलेक्ट करना है, और नोट्स के बाद आपको पुराने प्रश्न पत्र इसमें लेने हैं, जो अभी तक जितने रीट के एग्जाम हुए उससे जुड़े हुए प्रश्न लेने हैं, और उसके बाद आपको आपकी परीक्षा से लगभग 1 माह या 2 माह पूर्व ज्यादा से ज्यादा मिनिमम आप चाहें तो 15-20 और अच्छे लगाना चाहे तो 50 के करीबन आप अभ्यास प्रश्न पत्र या जिनको मॉक टेस्ट या मॉडल पेपर आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये रीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आपके लिए काफी होगा। धन्यवाद। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रवण गुरुजी, और आपके प्रश्न का उत्तर देंगे हमारे एक्सपर्ट ललित शर्मा जी। सभी को मेरा नमस्ते। सभी को नमस्ते। एक समय में मेरा प्रश्न है कि एक समय में एक ही परीक्षा की तैयारी करें या फिर 2 परीक्षा की भी तैयारी कर सकते हैं। आपका जो क्वेश्चन है कि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी एक लक्ष्य पर ही फोकस रखें, या अधिकतर वैकेंसी जैसा अभी देखा गया है कि जब आप स्कूल टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी भी है, सेकंड ग्रेड की वैकेंसी भी है, और ग्रेड थर्ड यानी रीट मेंस का एग्जाम भी 17 जनवरी को एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ईयर में। तो सबसे पहले तो आप अपने टारगेट को डिसाइड कीजिए, खुद का एक इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि आप क्या बनना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। इस इंट्रोस्पेक्शन के साथ आपको ये चीज भी देखना पड़ेगा कि आपके जो अलग अलग सब्जेक्ट को और जिस एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं उन एग्जाम के सिलेबस में कितनी सिमिलरिटीज है। जहां तक हम राजस्थान के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं और एज फार एज आरपीएस एग्जामिनेशन इज कंसर्न, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है सिलेबस जो है वो सेम है, और वो सिलेबस जो सेम आता है दैट इज पर्टिकुलरली जीके पार्ट। जीके पार्ट में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स की जो बात की जाती है वो राजस्थान के सभी एग्जाम के लिए ऑलमोस्ट सेम है, और उसके सिलेबस में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएशन नहीं है। तो आप उस सिलेबस में आपको लगता है कि जो कॉमन चीज़ें हैं उन कॉमन चीज़ों को पहले प्रिपरेशन करना शुरू कीजिए। लास्ट में अगर आपको लगता है कि जिस एग्जाम की डेट आपके बहुत ज़्यादा नियर बाई है, जैसे ग्रेड 1 का जो एग्जाम है अभी जून में एक्सपेक्टेड है, तो आप
आप पर्टिकुलरली सिलेबस पर शिफ्ट हो सकते हैं। बेटर तो यह रहेगा कि हम एक बार में एक लक्ष्य पर फोकस रहे, एक बार में एक लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए आप अगर प्रयासरत रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसमें सफलता मिलेगी। पढ़ाई के साथ साथ आपको कंसंट्रेशन जो लेवल है, आपका हार्ड वर्किंग लेवल है और टाइम ड्यूरेशन भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। उसके साथ में आपको ये चीजें भी देखना पड़ेगा कि जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए PYQ यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के सेट्स क्या रहे, कितनी सिमिलरिटीज के साथ आप उन चीजों को कर सकते हो। साथ में सभी विद्यार्थी जो सुन रहे हैं, आप अपना एक SWOT एनालिसिस कीजिए, खुद का SWOT एनालिसिस, दैट मींस SWOT, एस फॉर योर स्ट्रेंथ, यानी किस एरिया में, किस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पर है। W फॉर वीकनेस, यानी किस एरिया में, किस सेक्टर में, किस सब्जेक्ट में आपको वीकनेस या कमजोर फील करते हैं। थर्ड जो आता है O फॉर अपॉर्चुनिटी, यानी कौन सी वैकेंसी हमारे पास में भी सामने दिख रही है और ये वैकेंसी हमने टारगेट किया और इसमें हम जा सकते हैं। और फोर्थ है T फॉर थ्रेट, यानी कौन सी चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है या इन चीजों से आपको टारगेट से दूर करने की कोशिश कीजिए। तो आप ये चीजों पे फोकस करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। मेरा नाम है दिलीप महिला, मैं BA सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बैठते हैं उस टाइम परीक्षा हॉल में हमारे अंदर एकदम से घबराहट उत्पन्न होती है, उस घबराहट पर नियंत्रण कैसे करें? घबराहट हर किसी को होती है, हम अभी भी इसके लिए आए थे कार्यक्रम के लिए, हमें भी हो रही थी। इसका समाधान ये है कि आप परीक्षा देने से पूर्व, आपने एक लोकोक्ति सुनी होगी कि करत करत अभ्यास के जड़वती होत सुजान, रसरी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। उसका ये मतलब है कि कोई भी परीक्षा आप देना चाहते हैं उसका आपको मॉक जरूर देना चाहिए। आपको ये जो गलत ऑप्शन भरने की समस्या रहती है या फिर आप प्रश्न सही से नहीं पढ़ने की समस्या रहती है, इन सारी समस्याओं का केवल एक ही उपाय है, वो है अभ्यास। आप अपने जो एग्जाम है उससे रिलेटेड मॉक टेस्ट मार्केट से ले सकते हैं, किसी कोचिंग की सहायता ले सकते हैं या पुराने प्रश्न पत्रों की आप सहायता ले सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जैसे परीक्षा हॉल का जो सर्कमटेंस होती है, परिस्थितियां होती है, वैसी परिस्थितियां आप अपने घर पर क्रिएट करें। टेबल लगाएं, बाकायदा OMR भी लाएं और पेपर जो है वो भी सामने वैसे रखें जैसे परीक्षा हॉल में है। ऐसे बैठ के आप अपना अभ्यास शुरू करें और टाइमर लगा के। मेरा एक यहाँ पर एक निजी अनुभव है, 2014 में ग्रेड सेकंड मैथ्स जीके का जो पेपर है उसमें मैंने 100 मॉडल पेपर हल करने का लक्ष्य किया था और मैंने 56 मॉडल तक मैं गया था। और मेरे जो साथी थे वो हमारा दोनों का, मेरे दो एक और साथी हैं, दोनों का जो सिलेबस था या नोट्स था वो कॉमन था। और मेरे में और उनमें सिर्फ ये फर्क आया कि उन्होंने मॉक नहीं लगाए और मैंने 56 मॉक लगाए, तो मेरा जो रिजल्ट है वो गजब का आया और किसी प्रकार की गलती नहीं हुई। परीक्षा हॉल में जो था मेरा कॉन्फिडेंस इस स्तर का था कि अपने जो क्वेश्चन सारे अटेंड किए हैं वो उतने ही सही हुए और एक्यूरेसी लगभग 90% से अबव गई। तो मैंने तब से ये ठाना था कि ये जो बात है, ये जो मेरा अनुभव है, हर बच्चे तक जाना चाहिए। आप भी इस बात को अपने घर ले जाइएगा कि हमें परीक्षा देने से पहले ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। परीक्षा तैयारी प्रारंभ करने के समय नहीं है ये, परीक्षा से लगभग 1 माह पूर्व या 2 माह पूर्व जो अच्छे मॉक टेस्ट आते हैं उनको लगाइए, तो उससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो किसी प्रकार के प्रश्न की जो सामान्य गलतियां हैं, सिली मिस्टेक्स जिनको कहते हैं, वो आपके एग्जामिनेशन हॉल में नहीं होगी। धन्यवाद। कुछ बेसिक्स का जरूर ध्यान रखें, बहुत बेसिक है, लेकिन एक एग्जाम से एक दिन पहले अपनी नींद पूरी करके जाएं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम से एक दिन पहले आप रात को 1 बजे तक पढ़ रहे हैं और सुबह 6 बजे उठ गए। आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई, आपकी रैम और नॉन रैम स्लीप की साइकिल कंप्लीट नहीं हुई, तो अगले दिन जब आप एग्जाम देने जाएंगे आपकी मेमोरी अपने आप प्रभावित होगी, आपकी बॉडी में स्ट्रेस बिल्डअप होगा, आपने जो याद भी किया है वो आप भूल जाएंगे और फिर आप सोचेंगे ये तो मैंने पढ़ा था पर याद क्यों नहीं आ रहा। एक दिन पहले सोना बहुत जरूरी है, एक नियमित अच्छी दिनचर्या लेना बहुत जरूरी है, अच्छा खाना, हेल्दी खाना, थोड़ी एक्सरसाइज करना, ये सब चीजें बहुत जरूरी है। हम ये सोचते हैं कि दिन में 12-12 घंटे पूरे एक दिन कमरे में बंद रह के पढ़ेंगे और उसी से हम पार होंगे, ऐसा नहीं होता है। बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है
अच्छे न्यूट्रिशन की, एक्सरसाइज की, थोड़ा बहुत सनलाइट की, फ्रेश एयर की, इन सब चीज़ों को अंडर एस्टिमेट कतई ना करें। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुनील मीणा है। वर्तमान में पटवार भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा सवाल आपसे निम्न है, केबीसी में जाने के लिए क्या प्रक्रिया है? आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की चर्चा है, और कोई नहीं, आपसे सवाल पूछा है तो यू मस्ट आंसर। देखिए, मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा। मैं वहाँ गया तो स्वाभाविक सा क्वेश्चन बना आपका, आपने ये सही टाइम पे पूछा है, लेकिन मैं आपको बताने के बाद आपसे ये भी निवेदन करूँगा कि इस प्रोसेस में ही आप अपना समय व्यर्थ ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें। आप जॉब लग जाए उसके बाद करा फ्री हो तो करना इसको, क्योंकि अपना पहला काम जॉब। इसके लिए क्या होगा, अभी सही समय पे प्रश्न पूछ लिया आपने, 14 अप्रैल से इसके रजिस्ट्रेशन होंगे। आपको अपने मोबाइल में सोनी एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। उसके बाद पर डे इसमें 15 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको उत्तर देने हैं। ऑल इंडिया से लगभग 5 से 5.5 करोड़ लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद 7 दिन बाद उधर से रैंडमली कॉल आती है। उस कॉल पर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 2 में ऑप्शन मिलेंगे और 1 में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। वो मात्र 5 करोड़ में से 40,000 लोगों को कॉल करेंगे। उसमें आपको तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर सही देने हैं। उसके बाद जिसके तीनों के तीनों प्रश्नों के उत्तर सही हो जाएंगे, उसके बाद वो रैंडमली 20,000 लोगों को कॉल करेंगे और आपका एक ऑनलाइन जीके टेस्ट लेंगे। जीके ऑलराउंडर बंदा होना चाहिए, हर पर बोला, हर फील्ड से क्वेश्चन आते हैं और 20 मिनट में आपसे 20 जीके क्वेश्चन ऑनलाइन पूछे जाएंगे, जिसमें लगभग आपको 19 से 20 प्रश्न राइट करने हैं। तो आप मेरिट में हो। जिसके 19 से 20 प्रश्न राइट होंगे, अगले स्टेप में रैंडमली ऑल इंडिया में केवल 10,000 लोगों को कॉल किया जाएगा। उन 10,000 लोगों को मुंबई या दिल्ली इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसमें से 10 दिन तक इंटरव्यू चलता है और एक दिन में 1,000 लोगों को बुलाते हैं। वहाँ ऐसे ही हॉल में सभी लोगों को बिठा देते हैं। वहाँ पर भी आपकी इंटरव्यू होने के बाद आपको ओएमआर शीट में टेस्ट देना होता है। उसमें भी 20 क्वेश्चन आते हैं जीके के। वहाँ आपको 19 या 20 क्वेश्चन आपको राइट करने होते हैं। तो 1000 में से 250 तो 250 लोग 19 या 20 क्वेश्चन राइट कर रहे हैं। वो इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं, बाकी सब वहाँ से वापस अपने घर चले जाते हैं। तो 250 एक दिन के, तो 10 दिन के टोटल 2,500 लोग इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट होते हैं। वहाँ इंटरव्यू पैनल होता है, 3 लोग इंटरव्यू लेते हैं, 2 उसको रिकॉर्ड करते हैं और उन 10 दिनों में टोटल 2,500 लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है। और 2,500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद वो इंटरव्यू मुंबई केबीसी टीम के पास, और उनके जो मेन डायरेक्टर है वो उसको 20/20 के पर्दे पर देखते हैं और 2,500 लोगों में से वो ऑल इंडिया से मात्र 160 लोगों की लिस्ट बनाते हैं और 160 लोगों को वो अंतिम रूप से वोट करते हैं। ये इसकी प्रोसेस है। थैंक यू। सारांश ये है कि वहाँ पर भी आप तभी पहुँचेंगे जब आप प्रतियोगिता की पूरी तैयारी करेंगे। अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ ऋषि कुमार जी को, और आपके प्रश्न का उत्तर प्रदान करेंगे बड्डी लोगों जी। मेरा नाम ऋषि कुमार मीणा है। मैं पटवारी भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ और कभी कभी हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हम 2-3 नंबर से रह जाते हैं। हम इसको लेकर क्या करें? डिप्रेशन आ जाता है माइंड में, तनाव प्रबंधन चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि एक बार आप असफल हो गए तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि आप बार बार असफल होंगे। जैसे कि यहाँ पर पूर्व में उदाहरण दिया गया था कलेक्टर साहिबा मैडम के द्वारा कि जो हमारे 12th फेल IPS मनोज जी हैं, वो अपने अंतिम प्रयास में सफल हुए थे। और मेरा भी ये है कि मैं पूर्व में व्याख्याता का पहला अटेम्प्ट जो मैंने दिया था तो मैं 3 मार्क्स से फेल हो गया था। तो मैंने उस दिन ये तय किया कि मैं इस एग्जाम को अवश्य पास करूंगा, और उसके बाद लगातार 3 वर्षों के प्रयास के बाद मैंने फिर अगली जो वैकेंसी आई व्याख्याता की वो उत्तीर्ण करी।
तो हमें हतोत्साहित नहीं होना है कि आज अंधेरा है तो सूरज उदय नहीं होगा। एक दिन आपका भी दिन उदय होगा और आप भी जीतेंगे। धन्यवाद। मैं भी उन्हीं कैंडिडेट्स में से हूँ जिसके फर्स्ट अटेम्प्ट में 2 मार्क्स से सिलेक्शन से रह गई थी। फाइनल इंटरव्यू देने के बाद इंटरव्यू तक पहुँच के हर आदमी को ये लगता है कि यहाँ तक पहुँच गए हैं और कॉन्फिडेंटली दिया है, एग्जाम तो हो ही जाएगा। लास्ट मोमेंट पे गिरने पे ऐसा लगता है कि यार एक पल को तो ऐसा फील होता है कि शायद किस्मत में नहीं लिखा, पर नेक्स्ट डे आप वापस से शुरुआत से तैयारी करते हो, क्योंकि हर चीज को देखने के 2 नजरिए हो सकते हैं। एक तो आप ये मान सकते हो कि मेरी किस्मत ही खराब थी, नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं होगा सिलेक्शन। दूसरा आप ये मान सकते हो कि मैं इतनी क्लोज आ गया, अब अगली बार में तो मैं ये छलांग लगा ही लूंगा। आप इंटरव्यू तक आ गए, इसका मतलब आप में प्रतिभा थी, तभी तो आए इंटरव्यू तक, वरना तो प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं करता जो नॉन सीरियस कैंडिडेट होता है। प्रीलिम्स क्लियर करना अपने आप में एक अचीवमेंट है, फिर मेंस क्लियर करना ऑफ कोर्स एक अचीवमेंट है, उसके बाद इंटरव्यू पैनल में जाना और इंटरव्यू भी अच्छा हो जाना। अगर किसी का इंटरव्यू बिगड़ जाए तो वो फिर भी सोचे कि हो सकता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, बट इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन ना हो तो इसका मतलब जो कैंडिडेट्स जो आपके साथ दे रहे थे परहैप्स दे वर बेटर, लेकिन आप अपनी थोड़ी बहुत गलतियां देखकर आपने कहा कि सब्जेक्ट में कहाँ थोड़ी सी आपकी कमी रह गई, उस कमी को भरी, अगली बार नेक्स्ट टाइम 100% सिलेक्शन होगा। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम सिलेक्शन नहीं हुआ, सेकंड टाइम में मेरा आया, IRS में हुआ, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स मिल गया। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि अच्छी नौकरी आ गई, ठीक है, वही रुक जाता है। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं कि नहीं, लक्ष्य लेके चले थे कि IAS ही बनना है, तो फिर वो अटेम्प्ट देते रहते हैं, एंड आई एम वन ऑफ देम। IAS मिलने के बाद भी मुझे लगा देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, और मेहनत करेंगे, IAS बन के दिखाएंगे, तो वो भी हो गया। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है, और ऐसे बहुत सारे हजारों कैंडिडेट्स मिलेंगे आपको हर साल, जो पहले अटेम्प्ट में नहीं निकलते, सेकंड अटेम्प्ट में। ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो पहले अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलते हैं पर रैंक उनकी इतनी अच्छी नहीं आती, तो सेकंड अटेम्प्ट में वापस बेटर रैंक के लिए ट्राई करते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल्स हैं। जीवन में सदा आशावादी बने। प्रश्न करता है पायल मीणा। मेरा नाम पायल मीणा है, मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो शुरू में हमारा जोश बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे वो समाप्त होने लगता है और हमारा पढ़ने में मन नहीं करता। ऐसी स्थिति में हम क्या करें जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे और हम बिना किसी डर और घबराहट के एग्ज़ाम दे सकें? थैंक यू। वेरी गुड, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जितना ऊंचा व्यक्ति सपना देखता है उतना ही उसे मोटिवेशन मिलता है। आपने बहुत ऊंचा सपना देखा है नीट क्लियर करने का, उन सपनों के लिए उतनी ही मेहनत भी करनी पड़ेगी। जो भी सपना आप देखें उसमें उतनी मेहनत 1 साल के लिए, 2 महीने के लिए, 1 महीने के लिए आपको क्या करनी है उसकी प्लानिंग जब से आप तैयारी शुरू करें तभी से होनी चाहिए। और अगर आपने किसी भी एक लक्ष्य को तय किया है उसके पीछे आपका जो मोटिव है उस लक्ष्य को तय करने का, जैसा कि आपने नीट एग्जाम की तैयारी इसलिए की क्योंकि आप स्वयं चाहते हैं कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आपका मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग है तो आपको पूरे साल भर वो मोटिवेशन मिलेगा कि आप पढ़ाई करें और आप कभी भी बोर नहीं होंगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट भी है, आपका एप्टीट्यूड भी है, आप स्वयं से ये डिसीजन ले रहे हैं। आप किसी के फोर्स करने पे ये डिसीजन नहीं ले रहे हैं कि आसपास के मेरे दोस्त बोल रहे हैं या सिर्फ मेरे माता पिता बोल रहे हैं। ये डिसीजन आपका खुद का है और उस पर आप ही को चलना है, तो इसलिए आपका मोटिवेशन इतने स्ट्रॉन्ग लेवल का होना चाहिए। पढ़ाई में बोरियत होना एक बहुत नॉर्मल सी बात है क्योंकि सभी बच्चों को होती है, लेकिन मैंने जैसा कि शुरुआत में आपके एग्जाम की प्रिपरेशन के समय जो आपको बताया था कि किसी भी चीज में अगर शुरुआत के 5-10 मिनट आप कंसिस्टेंसी रखें, आपको शुरुआत में जरूर लगेगा कि थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है, लेकिन 10 मिनट भी आपने अगर पढ़ाई शुरू की और तन्मयता से उसमें लगे रहे तो अपने आप दिमाग का, बॉडी का फ्लो, उसके अंदर आप जिसे कहते हैं ना फ्लो आने लगेगा, आप उसी में बहने लगेंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप उसमें उस लेवल तक एंगेज हो जाएंगे कि आपको लगेगा कि मुझे मजा आ रहा है और आपको ये लगेगा कि मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो रही है।
मेरे को कॉन्फिडेंस आ रहा है। मेरे जो वीक एरियाज थे, कई बार क्या होता है हम जो वीक एरियाज होते हैं उनको छोड़ देते हैं, हम ये सोचते हैं कि ये तो वीक ही रहेंगे मेरे, और मेरे जो स्ट्रॉन्ग एरियाज है मैं उन्हीं को कवर कर लूँ। लेकिन वीक एरियाज पे भी उतना ही फोकस रखना है, उन्हें भी टाइम टू टाइम कवर करना है। अपनी जितनी भी कठिनाइयां हैं उन्हें पार करनी है। शुरुआत में जितने भी वीक एरियाज हैं उनको अगर आप अच्छे से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर करेंगे तो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा और अपने आप मन भी लगेगा। ठीक है, थैंक यू। मेरा नाम नसरत है, मैं 7 गेट की तैयारी कर रहा हूँ। तो मेरा जो प्रश्न है वो है मार्कशीट भरने की क्या रणनीति रखेंगे? दसरथ जी बैठ जाइए। OMR शीट पहले चर्चा हो चुकी है कि पहले 4 विकल्प थे, अब 5 विकल्प हो गए हैं। तो हमारे परीक्षा का मैक्सिमम जो परीक्षा उसका 3 घंटे का समय होता है। तो सबसे पहले आप 2 घंटे जो होते हैं उसमें अपना प्रश्न पत्र हल करें, और प्रश्न पत्र हल करने के बाद प्रश्न पत्र में जो प्रश्न सही है उसको टिक कर दें, और 2 घंटे के बाद में एक बार जो OMR है उसमें एक साथ सारे क्वेश्चन वो जो बोले हैं उनको पढ़ दें। उसके बाद में जो बाकी प्रश्न बचे हुए हैं उनको हल करें। और प्रत्येक परीक्षा हॉल में एक घड़ी की या यूं कहें कि 1 घंटे के बाद में आपको सूचित किया जाता है, टर्न लगाया जाता है। तो उस वक्त आप जब 2 घंटे हो गए हैं कर दिया, उसके बाद में आप अंतिम समय में थोड़ा घड़ी की तरफ भी ध्यान रखिए। तो अंतिम समय में एक बार वापस रिवाइज करें कि हाँ मुझे OMR शीट भरनी है, क्योंकि किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हो आप तो सिर्फ परीक्षा आपकी ज्ञान की नहीं होती है, परीक्षा होती है समस्त प्रकार के प्रबंधन की, जिसमें आपका समय प्रबंधन भी महत्वपूर्ण होता है। तो परीक्षा समाप्ति से 15 मिनट पहले आप ध्यान रखते हुए बाकी बचे हुए गोलों को भी पूरी तरह से भर दे, और आश्वस्त हो जाए कि जो प्रश्न आपने हल किए हैं उन सबके गोले भर चुके हैं। उसके बाद में जब 3 घंटे हो जाते हैं उसके बाद में आपको 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलता है। उस 10 मिनट के अतिरिक्त समय में जो 5वां गोला है उस 5वें गोले को भी पूरा भर दे, क्योंकि अगर 5वां गोला अगर आपने पूरा नहीं भरा तो आपके 10 प्रश्न के गोले नहीं भरने पर आपकी OMR शीट चेक नहीं होगी। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। तो परीक्षा में आप अपनी तैयारी के साथ साथ में समय प्रबंधन का भी ध्यान रखें और पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहें कि दूसरा टर्न लगते ही जितने प्रश्न आपने हल किए उन सबके गोले भर दें, और अंतिम समय में 15 मिनट से पहले आपके जो बाकी बचे हुए गोले उनको भी पूरी तरह से भर दें, और अंतिम जो 10 मिनट बचे उसमें जो 5वां गोला है जो आप अटेंड नहीं करना चाहते उनको भी फुलफिल कर दें, ताकि आपको गोले भरने में कोई दिक्कत नहीं आए और आपके मार्क्स अच्छे आए। धन्यवाद। सबसे पहले सभी गुरुजनों को एवं कलेक्टर मैडम को मेरा प्रणाम। मेरा नाम प्रियंका है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रिवीजन के लिए सबसे अच्छी बुक होम से रहती है या फिर खुद के द्वारा बना हुए नोट्स? आपका जो प्रश्न है वो है कि रिवीजन के दौरान जब हम परीक्षा की तैयारी पूरी कर चुके हैं और लास्ट के अंतिम कुछ मंथ्स हमारे पास में 1-2 महीने या लास्ट के 15 डेज का जो बहुत ही क्रूशियल टाइम है उसमें बुक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, हमारे बनाए हुए नोट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो ये पहले भी हमारी बात हुई थी और हमने पहले भी कहा था कि बुक्स पढ़ना बहुत सही रहता है, जो ऑथेंटिक बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तरीके से पेपर्स बनाए जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत भी होती है। लेकिन जब एग्ज़ाम का टाइम पास आता है तो हम पूरी बुक्स नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप ये कोशिश कीजिए कि जब आप पढ़ रहे हैं और बुक में से जो इम्पोर्टेंट कंटेंट आपको लग रहा है साथ साथ आप उसके नोट्स बनाते चलिए। नोट्स बनाते चल रहे हैं मतलब आप लिख कर पढ़ रहे हैं, लिख कर पढ़ी हुई चीज़ें, जहाँ तक मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, व्यक्तिगत तौर पर मैंने देखा है कि जब हम लिखते पढ़ते हैं तो वो चीज़ें काफ़ी लंबे समय तक हमारे मेमोराइजेशन में रहती है। और आपने जो नोट्स बनाए हैं और वो नोट्स लास्ट में आपको एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। अभी रिसेंटली मेरे साहब सभी ने सुना ही कि मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्लियर किया है। RPSC 2024 का जो एग्जाम था वो पूरे स्टेट में मेरी 25th रैंक बनी थी। इस एग्जाम को मैंने बहुत ज़्यादा अभी रिसेंटली क्लियर ही किया है। तो इस एग्जाम के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी उसके माध्यम से मैं आपके प्रश्न का भी आंसर देने की कोशिश करूँगा।
इस एग्जाम का पैटर्न समझने के लिए, इस एग्जाम को करने के लिए जो हमारी बुक्स थी वो तो मैंने पढ़ी, साथ में नोट्स भी बनाए, लेकिन मैंने एक काम और किया था कि यूजीसी नेट के जो पेपर्स होते थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो होते थे, 2004 से लगाकर 2024 तक जितने भी पेपर यूजीसी नेट ने करवाए थे, मैंने सारे पेपर सोल्व किए। आरपीएससी के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के लिए जितने भी पहले पेपर्स हो चुके थे, मैंने वो सारे पेपर्स को सोल्व किया। जब मैं बुक्स पढ़ता था तो बुक्स पढ़ने के साथ कुछ नोट्स अपने प्रिपेयर करता था। वो नोट्स प्रिपेयर करने के साथ में वो कुछ शॉर्ट नोट्स, यानी कि कोई बुक जो हमारी 100 पेजेस की नोट्स हमने प्रिपेयर की, उसमें से कोई 10-20 पेजेस के बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, चीज़ों को बहुत ज़्यादा समराइज कर लिया था। अब वो समराइज की हुई चीज़ें इस तरह से काम आती थी कि लास्ट में एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले, क्योंकि सारी बुक्स या सारे नोट्स तो आप पढ़ नहीं पाएंगे, लेकिन जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे वो शॉर्ट नोट्स बहुत हेल्पफुल रहते हैं। और कोई भी एग्जाम में आप 6 महीने, साल भर पहले आप कितना भी पढ़ लीजिए, until or unless we are not revising the things, it will not help us more. So revision is the crucial and key point for success in every competitive exam. So keep focus on revising these things, कि आप हर better point को revise करें, syllabus का कोई भी point आपको छोड़ना नहीं है, content को पूरी तरह से focus होके करना है। अभी जो एग्जाम था इसमें मेरी एक और प्लानिंग रही थी, तो हम लोगों ने यूजीसी नेट का एग्जाम क्लियर किया, आरपीएससी के जो 3 पेपर्स जो थे वो रिटर्न पेपर भी क्लियर किया। उसके बाद मेन जो थिंग आती है इसमें इंटरव्यू प्रिपरेशन की। अब इंटरव्यू सेल्फ लेवल पे प्रिपेयर नहीं किया जा सकता था, तो मैंने कुछ फ्रेंड सर्कल जो और राजस्थान से थे, कोई जयपुर से था, कोई जोधपुर से था, कोई अलवर से था, ऐसे 5 दोस्तों का एक ग्रुप बनाया और हम लोग गूगल मीट पर 1 घंटा इस इंटरव्यू जो हमारा आरपीएससी ने कंडक्ट करा है उससे लगातार 4 मंथ्स पहले पर डे 1 घंटा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस करते हैं। जब हमने 4 मंथ्स तक ईच एंड एवरी डे हम लोगों ने इतने मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर ली आपस में ग्रुप से, एक पैनल डिस्कशन के तौर पर, तो जब मैं एग्जाम के लिए जब इंटरव्यू के लिए जो हॉल में अपीयर हुआ आरपीएससी के एक्सपर्ट्स के सामने, तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल प्रोसेस हो गया। और जब मेरा इंटरव्यू फिनिश किया तो एक्सपर्ट्स ने वहां से कहा था, दिस टाइम वी विश टू सी अ प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश फ्रॉम प्रतापगढ़। तो आप बेटर चीज़ों को जितना प्रैक्टिस रिवाइज पहले कर लेंगे उतना एग्जाम के दौरान आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा सहज और सरल हो जाएंगी। धन्यवाद। मेरा नाम सुनील भूज है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और मेरा सवाल यही है कि कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनकी मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बट वो उन तक पहुंच तो पाते हैं, लेकिन उनके लिए पहला रास्ता क्या होना चाहिए ताकि वो जल्दी उस लक्ष्य तक पहुंच जाए। और कलेक्टर मैम से मेरा ये सवाल है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है तो 0 लेवल से करें तो क्या राय होनी चाहिए? वेरी गुड। ये सवाल मेरे लिए भी उस वक्त रहा जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था कि भविष्य में मैं भी बड़े पदों पर जाना चाहता हूँ, जैसे व्याख्याता बनना चाहता हूँ या फिर आरएस करना चाहता हूँ। तो सर्वप्रथम मैंने ये चीज रियलाइज की कि सबसे पहले मैं कोई जॉब प्राप्त कर लूँ। तो सबसे पहले मैंने एलडीसी का एग्जाम दिया, वो जॉब मुझे मिली, वन रक्षक का दिया और वनपाल का दिया, एक और एलडीसी का दिया। इन जॉब ये मैं टेस्ट करने के लिए इन जॉब को दे रहा था और इनमें मैं उत्तीर्ण हुआ। पर मैंने देखा कि यार मेरा जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए मुझे ऐसी जॉब मिलनी चाहिए जहां रह के मैं तैयारी कर सकता हूँ। तो आपको सबसे पहले एक ऐसी सस्टेनेबल जॉब चुननी है जो कि शिक्षक है। आप टीचर बनकर अपने तैयारी को बड़ा कर सकते हैं। टीचर रहते हुए, जैसे कि श्री श्याम जी ने बताया था कि शिक्षक में आप 6 घंटे ड्यूटी करने के बाद अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। और यहाँ पर हमारे प्रोफेसर साहब भी एग्जाम्पल हैं जिन्होंने जॉब के 10 वर्षों के पश्चात भी अपनी पढ़ाई जो थी वो जारी रखी और आज ये प्रोफेसर बने हैं। मैंने भी 7 वर्षों के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी है और मैं अभी हाल ही में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के लिए इंटरव्यू में बैठ रहा हूँ। यहाँ पर श्याम जी ने भी पूरे 15 वर्षों तक अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपना लक्ष्य प्राप्त किया। तो आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जॉब को या सरकारी सेवा को आधार बनाना चाहिए और फिर उसकी तैयारी निरंतर करते रहकर सफलता हासिल करनी चाहिए। बहुत अच्छा सवाल था आपका। आपने सवाल ये पूछा कि कोई मिडिल क्लास का व्यक्ति
कैसे सोचे विद लिमिटेड रिसोर्सेज जो वो पाना चाहता है। तो मिडिल क्लास ना ये जो टर्म है ये एक थोड़ा सा डेरोगेटरी वे में कई बार यूज किया जाता है, जबकि मिडिल क्लास वैल्यूज बेस्ट वैल्यूज होती है। मिडिल क्लास का मतलब क्या? हम जिस परिवार में पैदा हुए उसमें हमें भले ही इतने रिसोर्सेज नहीं मिले हो, लेकिन हमें संघर्ष करना आता है। हम कम रिसोर्सेज में भी कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं ये हम सीखते हैं अपने पूरे जीवन में। हम अपने माँ बाप को मेहनत करते हुए देखते हैं और हम चाहते हैं कि हम उन्होंने जो मेहनत हमारे ऊपर लगाई वो साकार हो। यही होती है मिडिल क्लास वैल्यू। अभी मैं कुछ दिन पहले बिल गेट्स का इंटरव्यू देख रही थी। बहुत सारे अमीर और प्रिविलेज्ड लोग आज के दिन ये सोचते हैं कि जो मैंने कमाया वो सीधा का सीधा मेरे बच्चे को नहीं मिलेगा। बिल गेट्स ने ये कहा, मैं अपनी हेरिटेज में मैंने जो कमाया वो बच्चों को नहीं दूंगा। मैं चाहता हूँ कि बच्चा जीरो से शुरू करे, संघर्ष करे और खुद अपने आप पाए। यही है मिडिल क्लास वैल्यू। जरूरी नहीं है कि जो बहुत ऊंचा पहले से बैठा हुआ है उसके बच्चे भी वहां पहुंचने की संघर्ष करें, उतना वो करें। आप लोग ये ध्यान रखें अपने आप में, आपके पास जो भी है, जिस भी परिवार में आप पैदा हुए, सबसे अच्छी चीज तो ये है कि आपको अच्छे माँ बाप मिले जो आपके साथ संघर्ष करने को तैयार हैं। आपके अंदर वो दृढ़ शक्ति होनी चाहिए कि हाँ मैं मेहनत करूंगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है, कॉम्पिटिशन लिया क्यों जाता है? ताकि सबसे पहले ये देखा जाए कि इस बच्चे ने सबसे ज्यादा मेहनत की और एक इक्वल प्लेटफॉर्म सभी बच्चों को प्रोवाइड किया जाए। इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है लिमिटेड रिसोर्सेज में हम कैसे ज्यादा मेहनत करके कैसे अपना परिश्रम लगा के उस एग्जाम को क्लियर करें। और दूसरा सवाल आपने ये पूछा यूपीएससी की प्रिपरेशन के संबंध में। यूपीएससी की प्रिपरेशन, जैसा कि अभी एक और कैंडिडेट ने मुझसे पूछा था, 3 स्टेजेस होते हैं यूपीएससी में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। आपको पता ही होगा, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 2 पेपर्स होते हैं, जीएस एंड सीसैट। सीसैट का पेपर पहले नहीं हुआ करता था, पिछले कुछ सालों से सीसैट का एप्टीट्यूड का भी पेपर होता है। देन सेकंड एग्जाम होता है मेंस एग्जाम, जिसमें रिटन क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, जिसमें आपकी आंसर राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, नॉलेज तो अच्छी होनी ही चाहिए, आंसर राइटिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उसमें भी स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस होता है। उस सिलेबस को अच्छे से देखिए, उस हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। पिछले सालों के कुछ क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उससे आपको अपने आप आइडिया पड़ेगा, उस हिसाब से तैयारी कीजिए। ज़्यादा आपने ऑप्शन लिए, ज़्यादातर बच्चे अपने जो कॉलेज में सब्जेक्ट लिया होता है वो लेते हैं और उसके हिसाब से अपने ऑप्शनल की तैयारी करते हैं। आपका अपना डिसीजन है। कुछ बच्चे होते हैं ऑप्शनल कुछ और सब्जेक्ट लेते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये सब्जेक्ट तैयारी करने में बहुत ज़्यादा बेटर है कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। जैसे मैंने एमबीबीएस किया है, लेकिन मेरा सब्जेक्ट था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इसलिए लिया बिकॉज दैट वाज अ पॉपुलर सब्जेक्ट एंड ऑल्सो बिकॉज मेरा उसमें खुद में इंटरेस्ट था और मुझे ये लगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करने से कहीं ना कहीं जीएस भी मजबूत होगी। ये जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सारे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी तैयारी में आपको जीएस में भी मदद मिलती है। तो इसीलिए मेरा ये डिसीजन था कि मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लूँ। ऑप्शनल तय करते वक्त आप बहुत ज़्यादा गंभीरता से सोचें कि आपको क्या ऑप्शनल लेना है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ज्योग्राफी के लिए एक फॉर एग्जांपल एप्टीट्यूड होना चाहिए। कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स में एक जो थिंकिंग होती है उसमें विजुअल थिंकिंग में उतना ज़्यादा फेस नहीं कर पाता है, तो फिर उन बच्चों को वो सब्जेक्ट नहीं लेना चाहिए। आप देखिए कि स्वॉट एनालिसिस, आपकी स्ट्रेंथ्स किस चीज़ में है, आपकी वीकनेस किस चीज़ में है, आप किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, उस हिसाब से आप ऑप्शनल चूज कीजिए। प्रीलिम्स और मेंस का एक बार हो गया तो ऑफ कोर्स इंटरव्यू की प्रिपरेशन। वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन में भी आपकी पर्सनालिटी जज की जाती है क्योंकि आपकी नॉलेज तो पहले ही जज की जा चुकी है। तो आपकी पर्सनालिटी 1 डे में डेवलप नहीं हो सकती है। आपकी पर्सनालिटी को देख के ये लगना चाहिए कि दिस पर्सन इज गुड इनफ टू बी एन आईएएस ऑफिसर और एन आईपीएस ऑफिसर, और वही चीज़ जो है वो जज की जाती है इंटरव्यू पैनल द्वारा। Someday I would like to take a very detailed lecture on UPSC preparation alone, क्योंकि उसकी प्रिपरेशन एक खास तौर की जो स्ट्रेंथ है उसको मेजर करती है, और वो स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए आपको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, दैट इज अ लॉन्ग टॉपिक इन इटसेल्फ। बट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मिडिल क्लास वैल्यूज आर द बेस्ट वैल्यूज। जो भी व्यक्ति जीवन में सफल होता है वो मिडिल क्लास वैल्यूज ही लेके चलता है। इट इज अ वैल्यू, इट इज अ वर्च्यू।
पढ़ती कहूँ तो पर मुझे याद नहीं होता है, याद करने का कोई तरीका बताओ। देखिए, आपका प्रश्न है कि पढ़ाई बहुत करते हो लेकिन वो माइंड में नहीं रहता, तो एक बार में तो मैं कह सकता हूँ कि एक ही बार पढ़ने से तो मेरे भी माइंड में नहीं रहता। कहने का मतलब ये है कि बार बार इसको आपको रिविजन करना है, लेकिन एक कमरे में बंद होकर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने से अगर आप ये सोचते हो कि मुझे याद रह जाएगा तो कभी नहीं रहेगा। मैं आपको रणनीति बताता हूँ, पढ़ना कैसे, याद कैसे करना। 12th में एक बार एक शब्द आता है रीस्टार्ट एंड रीस्टार्ट। तो आप बोल रहे हैं मैं बार बार पढ़ाई करती हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक विशेष रणनीति बनाना है कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपका ध्यान यूं होना चाहिए मुझे सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई कर रही है। आपको ये लगता है कि हाँ उक्त सब्जेक्ट से मुझे बोरियत महसूस हो रही है तो आपको 100% थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ब्रेक लो, ब्रेक लेने के बाद उस सब्जेक्ट को वापस पढ़ो, फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप सब्जेक्ट बदलो। आप अपने आप को कमरे में बंद करके अकेले पढ़ रहे हो तो हो सकता है कि आपका मन भी लग रहा हो या आपको वो माहौल भी मिल रहा है, तो इसके लिए आप ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। ग्रुप स्टडी में ग्रुप में आपको वो भी प्रतिभागी अपने साथ रखने हैं जो उस पर डिस्कस करें, उसके पॉजिटिव जो अचीवमेंट है वो अपने को मिल सके। इसके अलावा मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के अलावा आपको 3-4 चीजों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे सबसे पहला है कि आप मेडिटेशन, आप बार बार ध्यान, पढ़ाई के अलावा वो ध्यान आपको करना है। इसके अलावा प्राणायाम, ये मैं उसको पार्ट मानता हूँ, पढ़ाई को याद करने का मानता हूँ कि आपको 5-10 मिनट आपको प्राणायाम करना चाहिए। आप बोर हो रहे हो तो मोबाइल्स में रील्स, एक सर्वे देखा था मैंने, वो मोबाइल में देखा था, मैं भूल गया उसके आंकड़े को, लेकिन ऐसा बताया था कि ये आप पढ़ते पढ़ते अगर मोबाइल देख रहे हो तो इतने सेकंड आंकड़ों में था, कितने सेकंड वेस्ट होते हैं पूरे दिन भर में, आप 3-4 घंटे सेकंड में वेस्ट, और अगर देखें 2-3 घंटे हो जाते हैं। उस समय आपको मेडिटेशन की जरूरत है या म्यूजिक, आप म्यूजिक सुन लीजिए, पढ़ाई कीजिए। उसके अलावा सबसे बेस्ट तरीका है जो मैंने अपनाया वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा है, टॉपिक पढ़ने के बाद आपने उसको अगेन एंड अगेन रिवाइज किया, बार बार उसको रिवाइज किया है, उसके बाद उस टॉपिक, उस किताब को अपने साथ में रखिए और उससे जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एक कॉपी आपको बनानी है। एमसीक्यू, मल्टी, जो छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन बनेगा आपको, उसमें आपको उत्तर नहीं लिखना, सिर्फ क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिख के, जैसे कोई भी टॉपिक आपने लिया है, उस टॉपिक, पॉलिटिकल का आपने कोई भी टॉपिक लिया है, तो संविधान का आपने कोई भी टॉपिक लिया है, उसमें से आपने उसको पढ़ लिया, नहीं समझ में आया, उसको बार बार आपने पढ़ा है, कुछ भी समझ में आया, आप उसके क्वेश्चन निकाल दीजिए। क्वेश्चन निकालने के बाद उसको रख दीजिए। एक दिन बाद उसी टॉपिक को आप दोबारा पढ़िए, मॉर्निंग में पढ़िए उसको, और मॉर्निंग में पढ़ने के बाद इवनिंग में आपने जो क्वेश्चन जो बनाए उस टॉपिक से 50 क्वेश्चन आपने बनाए, तो कितने क्वेश्चन के उत्तर आप बिना देखे उसमें दे पा रहे, अपने ऑप्शन बिना देखे उसमें लिखिए उत्तर। इवन आपने 50 में से 20 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, तो मान के चलिए कि जो 20 प्रश्नों के उत्तर दिए वो 90% आपके माइंड में है, बचे 30 प्रश्न। अब 30 प्रश्नों को आप बोला कीजिए, फिर उस टॉपिक को पढ़िए, उस टॉपिक को उसको रिविजन कीजिए, रिविजन करने के बाद एक दिन बाद वापस 30 प्रश्नों की तरफ जाइए कि आपको याद होगी। माना कि आपने 20 क्वेश्चन और कर लिए, तो बचे 10 क्वेश्चन को आप डबल बोला कीजिए मुझे वापस देने टॉपिक में, और उस टॉपिक को आप वापस रिवाइज कीजिए, और इस तरह से आप 50 क्वेश्चन है उनको कंप्लीट कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है वो आप उन नोट्स में से निकालिए और बार बार नोट्स पढ़िए, फिर उनके उत्तर लीजिए। एक बुक्स आती है मार्केट में, जो उसमें ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको वो बुक खरीदनी है जिसमें प्रश्न के सामने उसका उत्तर नहीं, उसके लास्ट पेज पे उसका उत्तर हो, उनको हल कीजिए। तो ये तो मैं मानता हूँ कि बेस्ट तरीका है कि अगर आपको याद नहीं होगा तो आप ग्रुप स्टडी कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, उसके बाद आपको योगा भी करना है। खान पान का आपको विशेष ध्यान रखना है कि पढ़ाई के टाइम पे आपका डिसबैलेंस हार्मोन हो जाना चाहिए, उसका भी आपको ध्यान रखना। पर्याप्त नींद लेना,
नींद बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं हो कि पढ़ाई के चक्कर में आप 4-4 घंटे नींद निकाल रहे हो, तो जो पढ़ा है वो भी आपको याद नहीं रहेगा। स्ट्रेस फ्री रहना है और एक योजनाबद्ध तरीके से नोट्स से आप खुद के नोट्स पढ़, एक तरीका ये भी खुद के नोट्स आप अपने खुद के नोट्स बनाइए, शॉर्ट्स लिखिए वो नोट्स। और आप दोनों टॉपिक पढ़ रहे हो तो अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो ढेर सारी किताबें निकल के पढ़ना है। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो एक अच्छी किताब से पढ़िए, बाद में आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप एक बुक का और सारा लीजिए। लेकिन पहली बार पढ़ रहे हो जिसका आपको एबीसीडी भी पता नहीं, वो समय उसी टॉपिक को आप 4-5 किताबों से स्टडी नहीं कीजिए। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है। थैंक यू। और मेरा कैसे हो आप? बढ़िया। बताइए। किसी भी प्रतियोगी बहुत लंबा सेशन हो गया, कुछ बच्चे थोड़े रिलैक्स हो गए। बताइए पिंकी जी। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? देखिए इसका कोई ऐसा जवाब नहीं हो सकता कि हर बच्चे के लिए एप्लीकेबल हो। कोई बच्चा 6 घंटे में भी वो आउटपुट निकाल सकता है, जो बच्चा 10 घंटे में आउटपुट नहीं निकाल सकता। मैंने आपको शुरुआत में ये बताया था, आप अपनी बॉडी को समझिए। आप ये